अस्सलाम वालेकुम। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो में एक खूबसूरत नॉवल शहरज़ाद। खुदा का खौफ करो फलक, इतनी देर में लोग चांद पर जाकर वापस आ जाते हैं जितनी देर में तुम सिर्फ अपनी आंखों का मेकअप कर रही हो। मैं तुम्हें एक बार फिर यकीन दिलाती हूँ, वहाँ सलमान अंसर के आने का कोई इम्कान नहीं है, इसलिए इतने हथियारों से लेस होने की जरूरत नहीं। रुशना की बेजारी अब अपने अरूज पर पहुंच चुकी थी और वो सीधा सीधा तंज करने पर उतर आई थी, मगर उसकी किसी बात का फलक पर कोई असर नहीं हुआ था। वो उसी सुकून और इत्मीनान से अपनी पलकों पर मस्कारे की एक और कोटिंग करती रही। उठ जाओ फलक, उठ जाओ यार, हम कॉन्सर्ट पर जा रहे हैं, किसी फैशन शो में नहीं, अब बस कर दो। उसकी खामोशी ने रुशना को कुछ और तपाया। उसने ड्रेसिंग टेबल पर उसके सामने पड़ी मेकअप किट को उठाकर बंद कर दिया। तुम्हें क्या तकलीफ है यार, चंद मिनट इंतजार नहीं कर सकती? फलक ने उसके हाथ से मेकअप किट छीनते हुए कहा। मुझे कतन कोई तकलीफ नहीं है, मगर यार जितनी जान फिशानी से तुम मेकअप में मसरूफ हो, उससे तुम्हें जरूर कोई तकलीफ हो जाएगी। फलक उसकी बात का जवाब दिए बगैर एक बार फिर मस्कारा लगाने में मसरूफ हो गई। रुशना ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर हल्की सी मुस्कुराहट से उसे देखने लगी। फलक अपने चेहरे पर जमी उसकी आंखों को नजरअंदाज करते हुए मेकअप में मसरूफ रही। तुम्हें आखिर मेकअप की जरूरत ही क्या है? तुम्हें तो खुदा ने पहले ही बहुत मुकम्मल बनाया है। मेकअप की जरूरत तो उन लोगों को होती है जिनमें कोई खामी, कोई कमी रह गई हो। तुम्हें तो ऐसी कोई बात नहीं है। एक दिलकश मुस्कुराहट फलक के चेहरे पर लहराई। एक खास अदा से दायां अबरू उचकाते हुए उसने कहा, जानती हूँ मुझे मेकअप की जरूरत नहीं, मगर सलमान को मेकअप बहुत पसंद है, और जो चीज उसे पसंद है वो फलक को कैसे नापसंद हो सकती है? मिस रुशना कमाल, ये सब सिंगार सिर्फ उसी एक शख्स के लिए कर रही हूँ ताकि उसकी नजर कहीं और न जा सके। अगर कोई चेहरा उसके ख्यालों में रहे तो वो यही चेहरा हो, अगर कोई वजूद उसकी नजर को असीर करे तो वो यही वजूद हो। फलक ने मेकअप किट बंद करके दराज में रख दी। दिल तो उस बंदे का पहले ही जीत चुकी हो, अब बाकी क्या रहा जिसे हासिल करने की ख्वाहिश है? वो बंदा तुम्हारे पीछे इस कदर दीवाना है कि इस सब सिंगार के बगैर भी उसकी नजर तुम्हारे अलावा किसी और चेहरे पर नहीं टिकेगी। रुशना ने रश्क आमेज हसरत से कहा था। एक तफाखुर आमेज मुस्कुराहट से फलक अपने तराशीदा बालों में ब्रश करते हुए उठ खड़ी हुई। खूबसूरती की अगर कोई हद होती तो वो हद फलक शेर अफगन थी। वो मुजस्सम हुस्न थी, जो नजर एक बार उस चेहरे को देख लेती वो दोबारा कुछ और देखने के काबिल नहीं रहती थी। उसे नजरों का असीर करने का हुनर आता था। बाज दफा वो अपने वजूद को आईने में देखती और खुद अपने सहर में गिरफ्तार हो जाती और फिर सोचती, अगर मैं एक औरत होते हुए खुद अपने ही अक्स से नजर हटा नहीं सकती तो किसी मर्द के लिए ये कितना मुश्किल होगा ना। ये एहसास उसे बैठे बिठाए क्लोपत्रा बना जाता। फिर वो घंटों आईने के सामने बैठी सिंगार में मसरूफ रहती। बहुत से लोगों को दुनिया में सिर्फ एक चीज मिलती है और बस एक ही चीज मिलती है। बाज लोगों को दुनिया में सब कुछ मिलता है और सब कुछ ही मिलता है। फलक शेर अफगन दूसरी फहरिस्त में आती थी। वो शेर अफगन जलील की अकलौती बेटी थी और शेर अफगन जलील मुल्क के नामवर इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उसे चाहा नहीं गया था, बेतहाशा चाहा गया था। अगर उसके माँ बाप का बस चलता तो वो वाकई उसे अपनी पलकों पर बिठा लेते। वो खुद पसंद भी थी और खुद परस्त भी, मगर कोई और खामी उसमें नहीं थी, या शायद उसका हुस्न किसी दूसरे को इतनी जुर्रत ही नहीं देता था कि वो फलक शेर अफगन की कोई खामी ढूंढ पाता। उसने हर जगह से सताइश पाई थी, चाहे वो घर हो या स्कूल, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी। वो लड़कियां भी जो उससे हसद करती थीं, कहीं ना कहीं उनके दिल में भी उससे दोस्ती की ख्वाहिश जरूर दबी रहती थी। बाज दफा कोई दिल ही दिल में उससे सख्त बदगुमान होता, उसे नापसंद करता, उसके बारे में दूसरों से गलत बातें कहता, और फिर वो एक बार ही उससे मुखातिब होती, हाल अहवाल पूछती, मुस्कुराती और अगला चारों शाने चित हो जाता। फिर उसमें कोई मुजामत ही बाकी नहीं रहती थी। अगले कितने दिन वो इसी एहसास के साथ सातवें आसमान पर रहता कि फलक शेर अफगन ने उससे बात की है, उसका हाल अहवाल दरियाफ्त किया है, उसे देखकर मुस्कुराई है। फिर वो दोबारा कभी उसकी मुखालफत करने की जुर्रत नहीं कर पाता। वो अक्सर अपने मुखालिफिन को इसी तरह चित किया करती थी। वो यूनिवर्सिटी में MFA कर रही थी, मगर उसका हल्का अहबाब लंबा चौड़ा नहीं था। उसके दोस्तों की तादाद महदूद थी। उसकी चंद दोस्तें वही थीं जिनके साथ स्कूल के ज़माने से उसकी दोस्ती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ ये ताल्लुक न सिर्फ मजबूत हुआ था, बल्कि उसकी दोस्तों में कोई इजाफा भी नहीं हुआ था। रुशना भी उसकी इन्हीं गहरी दोस्तों में से एक थी, और उससे और मरियम से ही उसका सबसे ज्यादा मेल जोल था। फलक के लिए रिश्ते तब से आने शुरू हो गए थे जब वो स्कूल में थी, मगर शेर अफगन ने बड़ी खूबसूरती से सबको टाल दिया था। वो छोटी उम्र में उसकी शादी करना नहीं चाहते थे। वैसे भी वो जानते थे कि फलक के लिए कभी भी रिश्तों की कमी नहीं होगी,
وہ نہ صرف بے پناہ خوبصورت تھی بلکہ ان کی ساری دولت کی بھی مالک تھی۔ پھر ایسی سونے کی چڑیا کو پھانسنے کے لیے شکاریوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ کیوں نہ ہوتا؟ وہ شروع سے ہی کو ایجوکیشن میں پڑھی تھی اور شروع سے ہی اس کے پیچھے بھاگنے والوں کی فہرست بہت لمبی تھی، مگر فلک نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی تھی، یا پھر شاید اس کو کسی میں اتنی کششی محسوس نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس کے بارے میں سوچتی، بلکہ وہ اکثر اپنی فرینڈز کے ساتھ مل کر ایسے عشاق کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ روشنا اکثر اس سے کہا کرتی تھی، جو لوگ خوبصورت ہوتے ہیں انہیں کسی دوسرے سے محبت ذرا کم ہی ہوتی ہے، اور عشق تو دور کی بات ہے۔ وہ ہر بار اس کی باتوں پر کہا لگایا کرتی تھی۔ سلمان انصر سے اس کی ملاقات اپنی ایک دوست کی بہن کی شادی کی تقریب میں ہوئی تھی۔ آواری میں سوئمنگ پول کے کنارے ایک ٹیبل پر وہ اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی حسب معمول بہت سی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی، اور اس بات سے آگاہ بھی تھی اور بے پرواہ بھی۔ اپنے دوستوں کے کسی بات پر کہا لگاتے ہوئے اس کی نظر سوئمنگ پول کے دوسرے کنارے پر موجود ایک ٹیبل پر پڑی تھی۔ سیاہ جینز اور اسی رنگ کی لیدر کی جیکٹ اور ٹی شرٹ میں ملبوس وہ بندہ اس ٹیبل کی سب سے خاص چیز تھا۔ وہ اتنی دور سے بھی اس کے چہرے کے نقوش کی خوبصورتی کو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لڑکے کی بات سن رہا تھا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے گلاس سے کوک کے سپ لے رہا تھا۔ فلک چاہتے ہوئے بھی اس سے نظر ہٹا نہیں پائی۔ اپنی فرینڈ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے وہ وقفے سے اسے دیکھ رہی تھی، اور کچھ دیر بعد اچانک اسے احساس ہوا تھا کہ وہ صرف فلک کی توجہ کا مرکز نہیں تھا، کچھ اور نظریں بھی بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھیں، اور اس احساس نے پہلی بار اسے حسد سے روشناس کروایا تھا۔ اس کے دل میں بڑی شدت سے اس کے پاس جانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ روشنا، یہ سوئمنگ پول کے دوسری طرف ٹیبل پر بلیک آؤٹ فٹ میں جو بندہ ہے، کیا اسے تم جانتی ہو؟ اس نے اچانک روشنا سے سرگوشی میں پوچھا، جو اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ روشنا نے نظر دوڑائی۔ نہیں یار، یہ کوئی نیا بندہ ہے، کم از کم میں واقف نہیں ہوں۔ پھر فلک نے یہی سوال ٹیبل کے گرد بیٹھی ہوئی اپنی دوسری دوستوں سے کیا تھا۔ سب کا جواب نفی میں تھا۔ رمشا سے پوچھو، میرا خیال ہے یہ اس کے بہنوئی کا کوئی دوست ہوگا، روشنا نے اس سے کہا تھا۔ وہ روشنا کے ساتھ اٹھ کر سٹیج کی طرف آ گئی تھی۔ وہاں رمشا دلہا دلہن کے ساتھ بیٹھی تصویریں بنوا رہی تھی۔ فلک نے اسے ایک طرف بلوایا اور اس بندے کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ اپنے بھائی سے اس کے بارے میں پوچھنے گئی تھی۔ یہ سلمان انصر ہے، اسد بھائی کا کزن ہے۔ اس نے آ کر اپنے بہنوئی کا نام لیا تھا۔ فلک نے اس سے کہا تھا کہ وہ اسے اس سے ملوائے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اسد بھائی کا چھوٹا بھائی جمشید بھی اسی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، میں اس کے پاس تمہیں لے جاتی ہوں، ظاہر ہے وہ خود ہی ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کا تعارف بھی کروا دے گا، رمشا نے اس ٹیبل پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ فلک دھڑکتے دل کے ساتھ رمشا کے ساتھ اس ٹیبل کی طرف آ گئی تھی۔ وہ دور سے جتنا خوبصورت نظر آ رہا تھا، پاس آ کر اس سے زیادہ اچھا لگا تھا اسے۔ رمشا کے ساتھ جب وہ اس ٹیبل کے پاس پہنچی تو رمشا نے جمشید سے اس کا تعارف کروایا تھا۔ پھر جمشید نے باری باری ٹیبل کے گرد بیٹھے ہوئے لڑکوں کا تعارف ان سے کروا دیا۔ سلمان انصر نے اپنے تعارف پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہیلو کہا تھا۔ پھر وہ پہلے کی طرح ارد گرد نظر دوڑانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ فلک کے لیے یہ بات بہت حیران کن تھی۔ وہ اس ٹیبل پر بیٹھے ہوئے دوسرے لڑکوں کی طرح اسے ستائشی نظروں سے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل کو کچھ ٹھیس لگی تھی، کچھ دل گرفتہ سی وہ واپس اپنی میز پر آ گئی تھی۔ فنکشن کے اختتام تک اس کی توجہ اسی پر مرکوز رہی تھی، مگر اس نے سلمان انصر کو ایک بار بھی اپنی طرف متوجہ نہیں دیکھا۔ اگلے کئی دن وہ اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ چہرہ تو جیسے اس کے دماغ میں کہیں فیڈ ہو گیا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ سلمان انصر سے اس کی دوسری ملاقات پیس میں ہوئی تھی۔ وہ ہاتھوں میں کچھ شاپنگ بیگز تھامے باہر کی طرف آ رہا تھا، جبکہ وہ اندر جا رہی تھی۔ اسے سامنے سے آتے دیکھ کر فلک کے قدم رک گئے۔ ہیلو! پاس آنے پر فلک نے بےتابی سے اسے مخاطب کیا۔ وہ کچھ حیران ہوا، اس کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک نہیں تھی۔ فلک کو شوق لگا۔ کیا مجھ میں ایسی کوئی بات بھی اسے نظر نہیں آئی کہ یہ مجھے یاد رکھتا؟ اس نے سوچا۔ سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ فلک نے کچھ دل گرفتہ ہو کر 2 ہفتے پہلے ہونے والی ملاقات کے بارے میں بتایا۔ وہ ایک دم مسکرایا۔ اوہ، مجھے یاد آ گیا، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ فائن۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو کیا میں آپ کو لنچ کی آفر کر سکتی ہوں؟ اس نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اس سے کہا تھا۔ وہ اس اچانک آفر پر کچھ حیران ہوا۔ لنچ؟ آلرائٹ، چلیں۔ وہ دونوں باہر نکل آئے۔ فلک نے اپنے ڈرائیور کو واپس بھیج دیا۔ سلمان کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کہاں چلے؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ فوجی یاما؟ وہ گاڑی کو ریورس کرتے ہوئے سڑک پر لے آیا تھا۔ آپ پڑھتی ہیں؟ اس نے اپنی ٹی شرٹ کے ساتھ لٹکتے ہوئے سن گلاسز اتار کر لگاتے ہوئے کہا۔ فلک نے اسے اپنے بارے میں بتایا۔ اور آپ؟ مجھے تو کافی سال ہو گئے اپنی تعلیم مکمل کیے، اکنامکس میں ماسٹرز کیا ہے،
सिरामिक्स की फैक्ट्री है मेरे डैडी की, वहीं होता हूँ। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बारे में बताता गया। फिर गुफ्तगू का सिलसिला तवील होता गया। फ्यूजियामा में होने वाला ये लंच पहला और आखिरी लंच साबित नहीं हुआ था। उनकी मुलाकातों की तादाद बढ़ने लगी थी और फिर एंड रिजल्ट वही हुआ था जो फलक ने चाहा था। सलमान ने उसे प्रपोज कर दिया और उसने एक लम्हे के तामुल के बगैर ये प्रपोजल कबूल कर लिया। सलमान उससे पहली मुलाकात में ही दूसरे मर्दों से मुख्तलिफ लगा था। फलक 20 साल की थी और वो उससे 10 साल बड़ा था। फलक की तरह वो ना तो छोटी छोटी बातों पर भड़क उठता था और ना ही किसी बात पर फौरन अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करता था। वो बहुत डिसेंट था, पुरसकून अंदाज में ठहर ठहर कर धीमी आवाज में बात किया करता था और फलक किसी सहरज़दा मामूल की तरह उसे बात करते देखती रहती थी। वो कभी भी किसी की बात इतने इन्हमाक से नहीं सुनती थी जिस तरह वो सलमान को सुनती थी। यही वजह थी कि सलमान के प्रपोज करने पर जैसे उसकी दिली मुराद पूरी हो गई थी। उसे पहली बार अपनी खुशकिस्मती पर यकीन आया था, लेकिन अभी कुछ मुश्किलात बाकी थीं। घर में इस प्रपोजल का जिक्र करने पर जैसे एक हंगामा खड़ा हो गया था। शेर अफगन को एतराज था कि वो उनकी बरादरी का नहीं है और वैसे भी वो फलक से 10 साल बड़ा था। एक और एतराज उन्हें यह था कि वो बिलाशुबा एक वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक रखता था, मगर वो फैमिली शेर अफगन जलील की टक्कर की नहीं थी। फलक के लिए अगर ये सारी बातें बेमायनी थीं तो शेर अफगन के लिए यही चीजें अहमियत रखती थी। वो अपनी अकलौती बेटी के लिए दामाद भी वैसा ही चाहते थे और सलमान इस मयार पर पूरा नहीं उतरता था, मगर फलक की जिद के आगे उनकी मुखालफत ज्यादा देर ठहर नहीं सकी थी। वो उसके रोने धोने और खामोशी को बर्दाश्त नहीं कर सके थे और उन्होंने सलमान के रिश्ते को ना चाहते हुए भी कबूल कर लिया था। मगर शेर अफगन की नापसंदीदगी सलमान से छुपी नहीं रह सकती थी। मंगनी के फौरन बाद उनके इख्तलाफात एक बार फिर उभर कर सामने आए थे, जब शेर अफगन ने यह कोशिश की थी कि सलमान अपनी फैक्ट्री छोड़कर उनके बिजनेस को देखना शुरू करे। उन्होंने ये पेशकश फलक के जरिए की थी, यानी तुम्हारे फादर को एक ऐसा दामाद चाहिए जो उनकी फाइल्स वाला ब्रीफकेस उठाकर उनके पीछे पीछे चले, यानी सर्वेंट कम सन इन लॉ। तुम कैसी बातें कर रहे हो सलमान? क्या मेरे पापा तुम्हें नौकर बनाकर रखेंगे? वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम उनका बिजनेस संभालना शुरू कर दो। जाहिर है उनका कोई बेटा नहीं है और मेरी शादी जिससे भी होती उसे पापा का बिजनेस तो संभालना ही होता ना। और मेरी सिरेमिक्स की फैक्ट्री का क्या होगा? तुम अपने किसी भाई के सुपुर्द कर सकते हो या अपनी जगह कोई जनरल मैनेजर रख सकते हो ना। फलक ने मशवरा दिया और वो कॉफी के सिप लेते हुए कुछ देर तक उसका चेहरा देखता रहा। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में मैंने तुमसे बात ही नहीं की और यही गलती की है। मेरा ख्याल है कि एंगेजमेंट से पहले ही मुझे तुमसे उन चीजों के बारे में बात कर लेनी चाहिए थी। फलक कुछ चौंक गई थी। मुझे शादी एक लड़की से करनी है फलक, कोई बॉस घर लेकर नहीं आना है। मेरा ख्याल है मैं इस तरह का शोहर साबित नहीं हो सकता जिस तरह का तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को जरूरत है। अगर मेरा अपना बिजनेस ना होता तो मैं तुम्हारे फादर के बिजनेस के बारे में सोचता, लेकिन अब मेरी अपनी फैक्ट्री है जो पूरी तरह से एस्टेब्लिश है। तुम चाहती हो वो मैं छोड़ छाड़ कर तुम्हारे फादर के बिजनेस को ज्वाइन कर लूं, जो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से गुजारना चाहता हूँ फलक, बीवी या इन लॉज की मर्जी के मुताबिक नहीं। मेरा ख्याल था हमने काफी वक्त इकट्ठा गुजारा है तो मुझे किसी न किसी हद तक समझ चुकी होगी, मगर मेरा ख्याल गलत है। इसलिए मेरा ख्याल है हमें किसी नए रिश्ते में बंधना नहीं चाहिए। उसने अपनी बात के इख्तिताम पर अपनी उंगली से मंगनी की अंगूठी उतारकर फलक के सामने टेबल पर रख दी। वो बिल्कुल बेहिस्सो हरकत थी। उसने वॉलेट निकालकर बिल के पैसे मेन्यू कार्ड में रखे और फिर उठ खड़ा हुआ। फलक को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतनी छोटी सी बात पर ये कदम। उसने उसे रेस्टोरेंट के दरवाजे से निकलते देखा था और फिर जैसे वो अपने हवास में वापस आ गई थी। अपना बैग और अंगूठी उठाकर वो भागती हुई उसके पीछे गई थी। वो पार्किंग की तरफ जा रहा था। आई एम सॉरी सलमान, अगर तुम मेरी बात पर हर्ट हुए हो तो, लेकिन मेरा यह मतलब नहीं था। उसने पास आकर उसके कंधे को थामकर लजाजत से कहा। वो रुक गया था। बात हर्ट होने या ना होने की नहीं है फलक, बात अपनी अपनी ख्वाहिश और जरूरत की है। तुम्हारे फादर को वाकई एक शख्स की जरूरत है जो उनके बिजनेस को संभाले, मगर मैं, उसने बड़ी नरमी से कहा था, मगर फलक ने उसकी बात काट दी। इस मौजू पर हमारे दरमियान दोबारा कभी बात नहीं होगी। जो तुम चाहोगे वही होगा। पापा क्या सोचते हैं या क्या चाहते हैं मैं तुमसे दोबारा कभी इस बात का जिक्र नहीं करूंगी, उसने कतई लहजे में सलमान से कहा था। और अब तुम ये अंगूठी पहन लो प्लीज। सलमान ने कुछ सोचते हुए रिंग पकड़ ली। शेर अफगन की नाराजगी सलमान के इस इनकार के बाद कुछ और बढ़ गई थी। उन्होंने फलक को सलमान के खिलाफ उकसाने की कोशिश की, मगर वो अब इनकी कोई बात सुनने पर तैयार ना थी। उसका ख्याल था कि सलमान अगर इनका बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहता तो इन्हें इस बात पर इसरार नहीं करना चाहिए। वैसे भी वो सलमान की इस हरकत के बाद खौफजदा हो गई थी।
بہت دنوں تک وہ اس واقعے کو ذہن سے نہیں نکال سکی تھی۔ کیا سلمان کے نزدیک میری ذرا بھی اہمیت نہیں تھی کہ اس نے اتنی معمولی سی بات پر انگوٹھی اتار کر پھینک دی؟ یہ سوال بار بار اس کو خوفزدہ کر دیتا تھا۔ مگر اگر اس کے نزدیک میری کوئی اہمیت نہ ہوتی تو وہ مجھے شادی کا پروپوزل ہی کیوں دیتا؟ وہ جیسے خود کو تسلی دینے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک شخص سے محبت انسان کو کتنا مجبور کر دیتی ہے۔ میں نے زندگی میں کسی کی پرواہ ہی نہیں کی، اور اب اس شخص کی پرواہ کی ہے تو مجھے احساس ہوا ہے کہ محبت کرنے کے بعد بندے کو کتنا جھکنا پڑتا ہے، صرف اس خوف سے کہ کہیں دوسرا آپ کو چھوڑ نہ دے۔ وہ سوچتی تھی، ہر بار یہ سوچ اسے دل گرفتہ کر دیتی تھی، اور ہر بار سلمان کے سامنے آنے پر اس کی ساری دل گرفتگی جیسے دھواں بن کر غائب ہو جاتی تھی۔ اس کے سارے شکوے جیسے ختم ہو جاتے تھے۔ وہ عام مردوں کی طرح لمبی چوڑی باتیں کرتا تھا اور نہ ہی اس کے حسن کے قصیدے پڑھتا تھا، مگر فلک کو اس کی موسم کے حالات کے بارے میں کہی جانے والی بات بھی کسی خوبصورت اور رومانٹک شعر سے زیادہ اچھی لگتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سلمان کو اس کے ساتھ بیٹھنا، باتیں کرنا، اس کے ساتھ چلنا پھرنا کیسا لگتا تھا، مگر اسے سلمان کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے وجود پر فخر ہوتا تھا، یوں جیسے وہ سلمان کو نہیں پورے جہاں کو اپنے ساتھ لیے پھر رہی ہو، جیسے دنیا میں اس کے علاوہ ہر لڑکی خالی ہاتھ ہو۔ اس کی زندگی میں اگر سلمان پہلا مرد تھا تو سلمان کی زندگی میں آنے والی وہ بھی پہلی لڑکی ہی تھی۔ وہ شروع سے ہی بہت ریزرو طبیعت کا مالک تھا، اور لڑکیوں کے ساتھ گھومنا پھرنا کبھی بھی اس کی عادت میں شامل نہیں رہا تھا۔ فلک کی طرح وہ بھی اپنی خوبصورتی اور صنف مخالف کے لیے اپنی کشش سے واقف تھا، اور اسی کی طرح وہ خود پرست بھی تھا اور انا پرست بھی، لیکن ان دونوں باتوں کے باوجود بھی فلک کی محبت میں گرفتار تھا۔ ہاں، یہ محبت فلک کی طرح طوفانی اور سب کچھ قربان کر دینے والی نہیں تھی۔ ان کی منگنی تقریباً 3 سال رہی تھی، اور ان 3 سالوں میں فلک نے خود کو سلمان کی پسند کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ وہ سلمان کی مرضی کے خلاف کچھ کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ جو رنگ سلمان کو پسند تھے اس نے بھی وہی پہننا شروع کر دیے تھے، جو رنگ سلمان کو ناپسند تھے وہ تو جیسے اس کی زندگی سے بھی نکل گئے تھے۔ جو چیز سلمان کو کھانے میں پسند تھی لاشعوری طور پر وہ اس کی پسند بھی بن گئی تھی، اور جس چیز سے سلمان بھاگتا تھا وہ بھی اسے اتنا ہی ناپسند کرنے لگی تھی، اور یہ سب کچھ سلمان کے کہے بغیر ہوا تھا۔ سلمان نے کبھی اسے کسی بات پر مجبور نہیں کیا تھا، مگر وہ خود ہی اسے خوش رکھنا چاہتی تھی، سر تاپا اس کی پسند میں ڈھل جانا چاہتی تھی۔ اس کی دوستیں اس میں آنے والی تبدیلیوں پر حیران تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فلک شیر افغن، جو پتہ نہیں خود کتنے دلوں کی دھڑکن ہے، وہ اپنے آپ کو صرف ایک شخص کے لیے اتنا بدل دے گی۔ اس کی ہر بات میں سلمان انصر کا ذکر آتا تھا۔ بعض دفعہ اس کی دوستیں اس بات پر اس کا مذاق اڑاتی، مگر فلک کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ 3 سال بعد بڑی دھوم دھام سے اس کی اور سلمان کی شادی ہو گئی تھی۔ شادی سے کچھ عرصہ پہلے ہی سلمان نے اپنے لیے ایک علیحدہ گھر لے لیا تھا، اور فلک شادی کے بعد اسی گھر میں گئی تھی۔ شادی کے بعد فلک کے دل میں سلمان کے بارے میں جو تھوڑے بہت خدشات تھے وہ بھی ختم ہو گئے تھے۔ وہ ایک بہت ہی محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ شادی سے پہلے کی جس بے نیازی اور بے پرواہی نے فلک کو خوفزدہ کیا تھا وہ شادی کے بعد غائب ہو گئی تھی۔ وہ تو فلک کا کسی ننھے بچے کی طرح خیال رکھتا تھا۔ شادی سے پہلے کی اس کی کم گوئی بھی ختم ہو گئی تھی۔ فلک کو اپنی زندگی پر پہلی بار رشک آنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس شخص کے لیے اپنے آپ کو بہت بدلا ہے، اسے خوش کرنے اور خوش رکھنے کے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے، مگر وہ سب بیکار تو نہیں گیا نا؟ سلمان انصر کو احساس ہے کہ میں نے اس کے لیے کیا کیا ہے، اور اس کے نزدیک میری ہر قربانی، ہر ایثار کی اہمیت ہے۔ وہ اکثر سوچتی اور مسرور ہوتی رہتی۔ شادی کے بعد سلمان انصر کے شیر افغن کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہو گئے تھے، حالانکہ فلک کو خدشہ تھا کہ شاید سلمان کی انا ان تعلقات کی بہتری میں رکاوٹ بنے گی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ اکثر فلک کے ساتھ اس کے گھر جایا کرتا تھا، اور میمونہ اور شیر افغن دونوں کی بہت عزت کرتا تھا۔ خود شیر افغن بھی اس کے بارے میں اپنے پچھلے خیالات اور رائے بدلنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ فلک کو اس کے ساتھ اس قدر خوش دیکھ کر اور سلمان کے طور طریقے دیکھ کر وہ اسے پسند کرنے لگے تھے۔ سلمان بہت لبرل قسم کا آدمی تھا، اور کچھ یہی حال فلک کا تھا۔ شیر افغن اور میمونہ نے جس ماحول میں فلک کی تربیت کی تھی وہاں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ بچپن میں ایک بار قرآن پاک پڑھ لینے کے بعد فلک نے دوبارہ اس مقدس کتاب کو ہاتھ لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ نماز اور روزے سے بھی وہ اپنی ماں کی طرح بے نیاز تھی۔ اس کا خیال تھا کہ آج کے دور میں اتنا مذہبی ہونا خاصا دکیانوسی کام ہے۔ جب کبھی دوستوں سے اس کی اس موضوع پر بات ہوتی تو وہ کہتی، دیکھو یار، مجھے قیامت وغیرہ پر زیادہ یقین نہیں ہے، جو کچھ ہونا ہے دنیا میں ہی ہوگا، اچھی یا بری جیسی زندگی بھی گزارنی ہے بس ایک بار ہی گزارنی ہے، ایسا بار بار نہیں ہوگا۔ روشنا کو بعض دفعہ اس کی باتوں پر اعتراض ہوتا، کیونکہ وہ باقاعدگی سے نہ صحیح لیکن نماز وغیرہ پڑھ لیا کرتی تھی۔ فلک اس کے اعتراض پر ہر دفعہ مسکرا کر کہتی، دیکھو روشنا،
یہ عبادت وغیرہ بندہ تب کرتا ہے جب اس کی اللہ سے لمبی چوڑی فرمائشیں ہوں یا پھر اس نے اچھے خاصے گناہ کیے ہوں۔ میرے ساتھ تو دونوں مسئلے نہیں ہیں، نہ تو میں اللہ سے کچھ مانگتی ہوں نہ ہی میں کوئی گناہ کرتی ہوں، پھر ہر وقت مصلی پر بیٹھے رہنے کا کیا فائدہ؟ روشنا ہر بار خاموش ہو جاتی تھی۔ وہ اسے دلیل سے قائل نہیں کر سکتی تھی کیونکہ خود اس کا مذہب کے بارے میں علم بہت کم تھا، اور وہ فلک کو دلیل کیسے دے سکتی تھی؟ فلک کے برعکس سلمان اس طرح کی باتیں تو نہیں کرتا تھا، لیکن نماز روزے سے وہ بھی کوسوں دور تھا۔ اس کے نزدیک اتنا ہی اسلام کافی تھا کہ بندہ مسلمان ہو اور اس کا نام بھی مسلمانوں والا ہو۔ ہاں، زندگی کو ویسے گزارنا چاہیے جیسا زمانہ ہو۔ پھر وہ دونوں راوی کی سیر کے لیے گئے تھے۔ شادی سے پہلے بھی وہ دونوں اکثر یہاں آیا کرتے تھے۔ فلک کو یہاں دریا کے کنارے پر تنہائی اور خاموشی میں آ کر بیٹھنا بہت پسند تھا۔ بعض دفعہ جب سلمان اس کے ساتھ نہ ہوتا تو وہ اپنی کسی دوست کو ساتھ لے آتی۔ کشتی کے ذریعے وہ کامران کی بارادری میں چلے گئے۔ دریا کے وسط میں بنی ہوئی یہ مغلیہ دور کی عمارت اسے بڑی اٹریکٹ کیا کرتی تھی۔ سلمان اور وہ بارادری کے مختلف حصوں میں پھرتے اور باتیں کرتے رہے۔ پھر جب شام ڈھلنے لگی تو وہ دونوں ایک بار پھر کشتی کے ذریعے بارادری سے واپس کنارے پر آ گئے تھے۔ کنارے سے اوپر سڑک پر جانے کے لیے انہوں نے چلنا شروع کیا تھا جب فلک نے پھٹے کپڑوں اور لمبے بالوں اور داڑھی والے ایک فقیر کو دیکھا تھا۔ وہ دریا کے کنارے سے کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا۔ اس کی داڑھی اور بالوں میں کیچڑ لگا ہوا تھا اور پھٹے کپڑوں میں سے اس کا سیاہ سوکھا ہوا جسم نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنی قمیض کے دامن میں کچھ پتھر اکٹھے کیے ہوئے تھے اور وہ وقفے سے گڑھے میں پتھر پھینک رہا تھا۔ پتھر گرنے پر کیچڑ اور پانی اچھل کر ادھر ادھر گر رہا تھا۔ ان دونوں کو فقیر کے سامنے سے گزر کر جانا تھا اور فلک کا خیال تھا کہ ان کے گزرتے وقت فقیر پانی والے گڑھے میں پتھر نہیں پھینکے گا۔ یہی اطمینان لیے وہ باتیں کرتی ہوئی سلمان کے ساتھ اس گڑھے کے پاس سے گزرنے لگی، اور اسی وقت فقیر نے اپنی گود میں رکھا ہوا سب سے بڑا پتھر اٹھا کر گڑھے میں پھینکا تھا۔ ایک چھپاکے کے ساتھ گدلا پانی اڑ کر فلک کے چہرے اور لباس کو داغدار کر گیا تھا۔ سلمان دوسری جانب تھا۔ اس کے کپڑوں پر بھی چھینٹے پڑے مگر ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی، مگر فلک کے سفید لباس پر وہ کیچڑ بہت نمایاں ہو گیا تھا۔ یو ایڈیٹ، اندھے ہو تم؟ نظر نہیں آتا تمہیں کہ کوئی گزر رہا ہے؟ میں تو واقعی اندھا ہوں، مجھے دنیا نظر نہیں آتی۔ وہ اس فقیر کی بات پر ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی تھی۔ اپنے حلیے کے برعکس اس فقیر کی آنکھوں اور آواز میں بہت سکون اور بہت ٹھہراؤ تھا۔ اس کا لب و لہجہ بہت شائستہ تھا۔ وہ ان پڑھ نہیں لگتا تھا۔ اگر اندھے ہو تو یہاں بیٹھ کر لوگوں کو گندا کیوں کر رہے ہو؟ جاؤ کہیں اور جا کر بیٹھو یا اپنے ہاتھوں پر قابو رکھو۔ فلک نے ٹشو نکال کر چہرے سے کیچڑ صاف کرنا شروع کیا۔ بی بی، تو گندگی سے کیوں ڈرتی ہے؟ تجھے کیا لگتا ہے یہ کیچڑ تجھے کسی کی نظر سے اوجھل کر دے گا؟ تجھے لگتا ہے اتنا سا کیچڑ اس شخص کی محبت کو ختم کر دے گا؟ اس بار اس نے عجیب سے لہجے میں سلمان کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس شخص کی پرواہ نہ کر، اللہ کی پرواہ کر۔ اللہ کو کیچڑ اور گندگی سے غرض نہیں ہوتی۔ اس کی نظر میں جو ایک بار آ جاتا ہے ہمیشہ رہتا ہے، اور اس نظر کو کیچڑ کی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ دیکھو دیکھو۔ وہ ایک دم اٹھ کر کیچڑ کے اس گھڑے کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اور پھر اس نے کیچڑ نکال کر اپنے چہرے اور لباس پر ملنا شروع کر دیا۔ دیکھو، میں تو کیچڑ سے نہیں ڈرتا، میں تو گندگی سے خوف نہیں کھاتا۔ جانتا ہوں اس کی نظر اس کیچڑ اور گندگی پر نہیں جائے گی، وہ صرف میرے وجود کو دیکھے گا۔ اس بار بات کرتے ہوئے وہ ہذیانی کیفیت میں تھا۔ وہ ٹشو کے ساتھ چہرہ صاف کرتے ہوئے اسے دیکھتی رہی اور اس کے اشتعال میں اضافہ ہوتا گیا۔ میں جس کی نظر میں ہوں میرے لیے کافی ہے۔ مجھے جس کی محبت چاہیے مل چکی ہے، مجھے اور کسی کی محبت کی پرواہ نہیں، سمجھے؟ یہ تو دروازہ ہے، دروازے کا کام رستہ دینا ہوتا ہے یا رستہ روکنا۔ تیرا رستہ اس نے روک دیا ہے، تیرا ہی کیا ہر عورت کا رستہ اس نے روک دیا ہے، آگے جانے ہی نہیں دیتا۔ اسے لے کر کیا کرے گی تو؟ یہ کل نہیں ہے بی بی، یہ کل نہیں ہے۔ تو کل کی خواہش کیوں نہیں کرتی؟ اور وجود کی طلب کیوں ہے تجھے؟ ذات کی چاہ کیوں نہیں ہے؟ اس کا ہاتھ ایک بار پھر سلمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ تم بھکاری لوگ رستے میں بیٹھ جاتے ہو اور پھر بکواس کرنا شروع کر دیتے ہو۔ چلو سلمان۔ اس نے یک دم سلمان کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چلنا شروع کر دیا، جو اب تک بالکل خاموشی سے ساری گفتگو سنتا رہا تھا۔ ہر ایک کو بھکاری بنا کر رستے میں بٹھایا ہوا ہے، اور ہر ایک خود کو مالک سمجھتا ہے۔ جب تک ٹھوکر نہیں لگتی، جب تک گھٹنوں پر نہیں گرتا، اپنی اوقات کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ وجود کے نصیب میں ہے بھکاری ہونا، بس ذات بھکاری نہیں ہو سکتی۔ وجود کے مقدر میں مانگنا ہے، ذات کا وصف دینا ہے۔ میں کیا تو کیا بی بی، سب بھکاری ہیں۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی نہ کبھی بھکاری بننا ہی پڑتا ہے، مانگنا ہی ہوتا ہے۔ کوئی عشق مانگتا ہے، کوئی دنیا، اور جو یہ نہیں مانگتا وہ خواہش کا ختم ہو جانا مانگتا ہے۔ وہ فقیر بلند آواز میں بڑبڑاتا جا رہا تھا۔ اوپر سڑک کی طرف جاتے ہوئے بھی اس کی بڑبڑاہٹ اس کے کانوں میں آ رہی تھی اور اس کے اشتعال میں اضافہ ہو رہا تھا۔
तुम भी अजीब हो सलमान, तुमसे इतना नहीं हुआ कि उसे झिड़क ही दो? वो किस तरह मुझसे बात कर रहा था, मगर तुम तो बिल्कुल चुप खड़े रहे। अरे मैं क्या कहता उसे, कोई पागल था, उससे बहस करके मुझे क्या मिलता? तुमने भी तो बहस की है, क्या फायदा हुआ? बेहतर था तुम बात बढ़ाती ही ना, खामोशी से नजरअंदाज करके वहां से आ जाती। उसे नजरअंदाज करके आ जाती ताकि वो किसी और के साथ भी यही कुछ करता। पागल नहीं था वो, ढोंगी था। देखा नहीं किस तरह की बातें कर रहा था? क्या बातों से उसके पागलपन का पता चलता है? नए नए तरीके अपनाए हुए हैं इन लोगों ने भीख मांगने के, हर जगह बैठ जाते हैं, और तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही ना इनका हौसला बढ़ता है। मेरा तो दिल चाह रहा था मैं वही पत्थर उठाकर उसके सर पर मार दूं, उसे पता तो चले अंधा है वो उल्लू का पट्ठा। कूल डाउन यार, अब इतना ज्यादा गुस्सा करने का क्या फायदा है? जो हो गया हो गया, अब इन बातों को दोहराने का क्या फायदा? घर चल रहे हैं, तुम कपड़े बदल लेना, बल्कि नहा लेना, ये कीचड़ खत्म हो जाएगी। तुम खौम-ख्वाह इस बात को सर पर सवार कर रही हो। खैर, मैं किसी भी बात को खौम-ख्वाह सर पर सवार नहीं किया करती सलमान। जो बात ठीक थी मैंने वही कही है। आइंदा कम से कम किसी दूसरे के साथ ऐसा करते हुए 10 बार सोचेगा। उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था, मगर उसने मजीद कोई बात नहीं की थी। सलमान ने भी उसके खामोश होने पर खुदा का शुक्र अदा किया था। घर पहुंचने तक उसके जहन से ये बात बिल्कुल निकल चुकी थी। इस वाक्य को तकरीबन 6 माह गुजर गए जब उसने सलमान में कुछ तब्दीलियां नोट करना शुरू की। शादी के 2.5 साल और इससे पहले के 3 साल जो उसने सलमान के साथ गुजारे थे, उनमें उसने सलमान को एक बेहद ठंडे मिजाज का इंसान पाया था। वो बड़ी से बड़ी बात पर भी फौरी रद्द अमल का इजहार नहीं करता था और ना ही गुस्से में आता था, बल्कि अपनी नाराजगी का इजहार भी बड़े धीमे लहजे में करता था। लेकिन अब वो यकदम छोटी छोटी बातों पर भड़कने लगा था। फलक ने पहले इस बात पर इतनी तवज्जो नहीं दी, लेकिन फिर जब ऐसा अक्सर होने लगा था तो वो कुछ परेशान हुई। लेकिन फिर उसने ये सोचकर सब कुछ नज़रअंदाज करने की कोशिश की कि हो सकता है फैक्ट्री के किसी मामले की वजह से वो परेशान हो। उसने सलमान से ये पूछने की कोशिश की थी, मगर उन दिनों वो उसकी किसी भी बात का ढंग से जवाब नहीं देता था। वो हर वक्त झुंझुलाया रहता था और किसी भी छोटी सी बात पर उसे फलक पर अपना गुस्सा उतारने का मौका मिल जाता था। उसने पहले की तरह फलक के साथ उसके मैके जाना छोड़ दिया था, बल्कि उसे फलक के वहाँ जाने पर भी एतराज़ होने लगा था। उसका ख्याल था कि फलक को अपने घर से ज़्यादा अपने माँ बाप के घर में दिलचस्पी थी और वो अपना ज़्यादा वक्त वहाँ गुजारना चाहती थी। जब 1-2 बार उसने इस तरह की बातें की तो फलक ने बेहतरी इसी में समझी कि वो फ़िलहाल अपने वालिदैन के घर जाना छोड़ दे। उसका ख्याल था कि अगर उसकी नाराज़गी और रवैये में तब्दीली की वजह यह है तो ये वजह ख़त्म होने के बाद वो ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ था। उसके एतराज़ और नुक्ताचीनियों में इजाफा हो गया था। पहले की तरह उसे वो हर शाम अपने साथ बाहर लेकर नहीं जाता था और फलक के इसरार पर वो बिगड़ जाता था। उसका ख्याल था कि उसे सिर्फ बाहर घूमने फिरने से दिलचस्पी है, घर का कोई ख्याल नहीं। ये सिलसिला कई माह तक चलता रहा और फलक हकीकत में परेशान हो गई थी। फिर उन्हीं दिनों वो घर से रात देर तक गायब रहने लगा था। इससे पहले उसकी आदत थी कि वो सुबह 9 बजे फैक्ट्री जाता और शाम 5 बजे घर आ जाता था। अगर उसे इमरजेंसी में कहीं और जाना पड़ता या फैक्ट्री में रुकना पड़ता तो वो फलक को इत्तला दे दिया करता था। लेकिन अब वो 5 बजे के बजाय रात 10-11 बजे वापस आने लगा था। अगर फलक उससे पूछने की कोशिश करती तो वो कहता, मेरी मर्जी, मैं जब चाहूँ घर में आऊँ और ज़रूरी नहीं है कि मैं जहाँ जाऊँ तो मैं इत्तला देकर जाऊँ। मैं तुम्हारा मुलाजिम नहीं हूँ फलक, लेकिन मैं परेशान हो जाती हूँ। तुमको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं नन्हा बच्चा नहीं हूँ। वो बात ही ख़त्म कर देता। फलक की सूरत हाल से बहुत परेशान हो गई थी। रुशना शादी के बाद कोयटा चली गई थी। वो उसके साथ ये सब डिस्कस नहीं कर सकती थी। फिर कुछ सोचकर उसने मरियम से बात की। वो उसकी बात पर जैसे उछल पड़ी। इतने महीनों से सलमान का ये रवैया है फलक, और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैंने तुम्हें क्या मरियम, किसी को भी नहीं बताया। मेरा ख्याल था वो किसी वजह से परेशान है, इसलिए वक्ती तौर पर इस तरह का हो गया है, मगर अब तो तुम अहमक हो जो तुमने उसे इतनी ढील दे दी है। ये सब उसके आगे पीछे फिरने का नतीजा है। मेरा ख्याल है वो किसी और लड़की के चक्कर में है। तुम क्या कह रही हो मरियम, ये कैसे हो सकता है? सलमान इस तरह का नहीं है, और अभी तो हमारी शादी को सिर्फ 2.5-3 साल हुए हैं। तुम अगर हकीकत का सामना नहीं करना चाहती तो ये और बात है फलक, वरना इस तरह बात पे बात लड़ना, तुम में नुक्स निकालना, तुम्हारे कामों पर एतराज़ करना, रातों को देर तक घर से बाहर रहना, इस सब का मतलब एक ही है ना कि उनकी ज़िंदगी में कोई और मौसूफ़ा आ चुकी है। वो हवन्नक बनी मरियम का चेहरा देखती रही। तो फिर अब मैं क्या करूं मरियम, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा फलक, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस यह है कि तुम जरा खुद पर पहले से ज्यादा ध्यान दो, जरा अच्छे और ठीक ठाक किस्म के कपड़े पहनो, उस पर ज्यादा तवज्जो दो। हो सके तो उसके साथ कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चली जाओ। जिन बातों पर उसे एतराज़ है वो चीज़ें होने ही ना दो। कोशिश करो कि उसे किसी बात पर एतराज़ का मौका ही ना मिले, और फिर भी अगर वो ठीक नहीं होता तो उससे साफ साफ बात करो कि उसके इस रवैये की क्या वजह है, आखिर वो क्या चाहता है। मरियम ने उससे जैसे गुर बताने शुरू कर दिए थे, वो बड़े इन्हमाक से उसकी बातें सुनती रही। उसके घर से वापसी पर वो सीधा घर जाने के बजाय ब्यूटी पार्लर चली गई।
उसने वहाँ जाकर अपनी हेयर स्टाइल तब्दील करवाई, बालों में स्ट्रीक्स डलवाई, आईब्रोज की शेप को कुछ और तीखा करवाया। वापस घर आने के बाद उसने सलमान का पसंदीदा लिबास पहना था, मगर मेकअप करने के बाद उसने आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देखा। उसे यकीन था कि वो कभी भी इतनी खूबसूरत और फ्रेश नहीं लगी थी जितनी आज लग रही थी। रात 11 बजे वो आया था। खिलाफे मामूल उसने फलक को लाउंज में देखा था। उसने कुछ हैरानी से उसकी तैयारियों को देखा और फिर एक लफ्ज़ भी बोले बगैर बेडरूम में चला गया। वो कुछ दिल गिरफ्तार हुई। उसका ख्याल था कि वो तो इतनी खूबसूरत लग रही है कि कम से कम चंद लम्हों तक तो उससे नज़र नहीं हटा पाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसकी नज़र बहुत सरसरी थी। वो उसके पीछे बेडरूम में चली आई। खाना लगा दूं क्या? क्या मैं तुम्हें अहमक नजर आता हूं कि इस वक्त खाना खाने बैठूंगा? लेकिन मैंने अभी तक खाना नहीं खाया सलमान। क्यों नहीं खाया? रोज तो खा लेती हो तुम, तो फिर आज इस खास अनायत की क्या वजह है? बहरहाल खाना नहीं खाया तो तुम खा लो, ये तुम्हारा मसला है। मैंने तो आज तुम्हारी पसंद की डिशेस बनाई हुई हैं सलमान। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है फलक इन डिशेस में। और हाँ, एक बात और। वो वॉशरूम की तरफ जाते जाते मुड़ा था। क्या सारा दिन तुम्हारा इस तमाशे से दिल नहीं भरता जो अब तुम रात को भी इसे लाद कर बैठ गई हो? बीवी हो तुम, मॉडल या एक्ट्रेस ना बनो। सलमान का इशारा उसके मेकअप और कपड़ों की तरफ था। वो तो सुन हो गई थी। इसे क्या हो गया है? ये पहले तो क्या वाकई कोई दूसरी लड़की? वो एक बार फिर खौफजदा हो गई थी। सलमान अंसर के मामूलात को उसकी किसी कोशिश ने नहीं तोड़ा था। वो जिस तरह चाहता रहता, जहाँ चाहता जाता, जब चाहता घर आता, जब दिल चाहता घर ना आता। दिन ब दिन फलक की फ्रस्ट्रेशन में इजाफा होता गया। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे बताओ सलमान, तुम्हें आखिर क्या हो गया है? वो उस दिन उसके इंतजार में रात के 2 बजे तक बैठी रही थी और उसके आते ही उसने उससे पूछना शुरू कर दिया। वो जवाब दिए बगैर सीधा बेडरूम में चला गया था। वो लपकती हुई उसके पीछे गई। सलमान अपनी टाई खोल रहा था। सलमान, मेरे साथ इस तरह क्यों कर रहे हो आप? मैंने ऐसा क्या कर दिया है आखिर? वो उसके मुकाबिल आकर खड़ी हो गई थी। वो सर्द नजरों से उसे देखता रहा, फिर बाजू पकड़कर सामने से हटाकर ड्रेसिंग में चला गया। वो बर्फ के मुजस्मे की तरह वहीं खड़ी रही। मैं तुम्हारे सामने आती थी तो सलमान, तुम्हारा सांस रुक जाता था। मैं बिलमुकाबिल आती थी तो तुम्हारी नजर को असीर कर लेती थी, तुम्हारे वजूद को हिप्नोटाइज कर देती थी। तुम मेरे मामूल बन जाते थे। अब तुम्हें ये ताकत कहाँ से आ गई कि तुम मुझे सामने से हटा दो, मेरा जादू तोड़ दो, मुझसे नजर चुरा जाओ? सलमान अंसर, मेरा खदशा ठीक है। तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई तीसरा आ गया है। नहीं, आ गई है कोई फलक से बढ़कर, कोई फलक से बेहतर। और अब तुम्हारे वजूद पर क्या उसका जादू चला करेगा? उसका दिल चाह रहा था कि वो जोर जोर से चिल्लाए, चीखे, उसे बताए कि वो उससे कितनी मोहब्बत करती है, उसे याद दिलाए कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता था। वो वहीं बेड पर बैठ गई थी। वो चंद मिनट बाद नाइट ड्रेस में मलपूज ड्रेसिंग से बाहर आ गया था। फलक ने भीगी आंखों के साथ उसके चेहरे को पढ़ना शुरू कर दिया। उसे बेहद थका, बहुत बुझा बुझा सा लगा। सलमान ने अपने बेड की तरफ जाते हुए एक नज़र उसके चेहरे पर दौड़ाई। उसके गाल आंसुओं से भीग रहे थे। वो आंखें चुरा के अपने बेड की तरफ चला गया। फलक के दिल पर तो जैसे किसी ने घूसा मारा था। तो अब मेरे आंसुओं में भी इतनी ताकत नहीं रही कि ये तुम्हें बांध लें, तुम्हें हिलने ना दें? क्या हर चीज़ आज ही बेअसर हो जाएगी? फलक, और कुछ भी करो मगर मेरे सामने रोया मत करो। मैं तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। दुनिया में कौन सी चीज़ है जो तुम्हें रोने पर मजबूर करती है? मुझे बताओ, मैं वो चीज़ ही ख़त्म कर दूंगा। मैंने तुमसे शादी तुम्हें रुलाने के लिए नहीं की है, तुम्हारे आंसू देखने के लिए नहीं की है। तुम जानती हो, तुम्हारी आंखों को खुदा ने आंसुओं के लिए नहीं बनाया है, तुम्हारी आंखों को हंसने के लिए बनाया गया है। फलक, रोने के लिए नहीं। तुम रोती हो तो मुझे लगता है जैसे दुनिया में कुछ भी बाकी नहीं रहा, जैसे दुनिया ख़त्म हो गई है। फलक को याद आ रहा था कि ये सब इसी शख्स ने तो कहा था, और आज इसको मेरे आंसू नजर ही नहीं आए। आज मेरे आंसू देखकर क्या इसके लिए दुनिया खत्म नहीं हुई? क्या इसका सब कुछ बाकी रह गया है? वो यकदम सिसक सिसक कर रोने लगी थी। वो बेड पर लेट कर लाइट ऑफ कर चुका था। फॉर गॉड सेक, बंद करो ये रोना धोना। क्या चाहती हो तुम फलक? क्या मैं यहाँ नहीं आया करूं? क्या इस घर से चला जाऊं कहीं? वो एकदम उठकर बेड पर बैठ गया था। वो खामोश हो गई। उसने पलट कर उसे देखा था। वो बेड पर अपना सर पकड़े हुए बैठा था। फलक ने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन कर दी। कमरे में रोशनी फैल गई थी। वो अपने बेड से उठकर उसके पास आकर बैठ गई। तुम्हें मैं इतनी बुरी क्यों लगने लगी हूँ सलमान? बात करती हूँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, हंसती हूँ तो तुम्हें बुरा लगता है, रोती हूँ तो तुम चिल्लाते हो। इतनी नफरत क्यों हो गई है तुम्हें मुझसे? ऐसे तो तुम कभी भी नहीं थे सलमान। तुम मुझे देखना नहीं चाहते, मेरी आवाज़ सुनना नहीं चाहते। तुम ऐसे कभी नहीं थे सलमान, तुम कभी नहीं थे ऐसे। उसने बात करते हुए उसके बाजू पर हाथ रखा तो उसे जैसे करंट लगा। वो बेड से उठ गया। मैं खुद नहीं जानता मुझे क्या हो गया है। उसने फ्रिज के पास जाकर पानी की बोतल निकाली और उसे खोलकर पानी के चंद घूंट पिए। वो बेड पर बैठी बिना पलके झपकाए उसे देखती रही। वो अब बोतल हाथ में लिए बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। क्या तुम किसी और से मोहब्बत करने लगे हो सलमान? उसने सांस रोकते हुए उससे पूछा
और वो यकदम अपनी जगह ठहर गया। उसके चेहरे पर शिकस्त खुर्दगी थी। थके थके कदमों से वो आकर उसके पास बेड पर बैठ गया था। वो अभी तक सांस रोके पलके झपकाए बगैर उसके जवाब की मुंतजिर थी। क्या कोई और? उसने एक बार फिर पूछने की कोशिश की। उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। हाँ फलक, मैं किसी और से मोहब्बत करने लगा हूँ। फलक को पहली बार पता चला था कि कानों में सीसा उतरना किसे कहते हैं। वो बेयकीनी के आलम में उसे देखने लगी। क्या फलक के सिवा सलमान अंसर को किसी से मोहब्बत हो सकती है? क्या फलक के होते हुए सलमान अंसर को किसी से मोहब्बत हो सकती है? वो तो जैसे गुंग हो गई थी। अब क्या पूछना चाहिए? वो कौन है, कैसी है, या फिर ये कि तुम्हें उससे मोहब्बत कैसे हुई, क्यों हुई, या ये कि तुम उससे कहाँ मिले, क्यों मिले, या फिर ये कि तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया, मुझे क्यों धोखा दिया? वो सवालों का अंबार जहन में लिए लरसते जिस्म के साथ वहां बैठी हुई थी। मैं नहीं जानता ये सब कैसे हो गया फलक। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, तुम्हारे साथ बेवफाई नहीं करना चाहता था, मगर मेरे इख्तियार में कुछ नहीं था। यकीन करो फलक, मैंने ये सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं किया। वो सर हाथों में थामे बोल रहा था और वो किसी मुजस्मे की तरह उसे देखती रही। वो मेरी फैक्ट्री में काम करती है, पैकिंग डिपार्टमेंट में। उसका नाम ताबिंदा है। क्या वो बहुत खूबसूरत है सलमान? उसे अपनी आवाज़ किसी खाई से आती हुई महसूस हुई। खूबसूरत? तुम नहीं जानती, कोई नहीं जानता कि वो क्या है। मैं उसे अगर दिन में एक बार ना देखूं तो यकीन करो मैं कुछ और देखने के काबिल ही नहीं रहता फलक। यकीन करो मेरा, मैं चाहूं भी तो कुछ और देख ही नहीं पाता। मुझे कोई चीज़ नजर नहीं आती। तुमने कभी किसी चमगादड़ को दिन के वक्त देखा है फलक? मैं उसका चेहरा देखे बगैर बिल्कुल वैसा हो जाता हूँ। वो बोल रहा था। फलक का चेहरा आंसुओं से एक बार फिर भीगने लगा था। सलमान, क्या वो तुमसे मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती है? हाँ, वो करती है। वो दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करती है। वो यही कहती है और मुझे उसकी बातों पर यकीन है। पर कोई तुम्हें मुझसे ज्यादा कैसे चाह सकता है सलमान? वो चाहती है, ताबिंदा चाहती है। मैं जानता हूँ फलक। वो झूठ बोलती है सलमान, वो गलत कहती है। फलक ने किसी नन्हे बच्चे की तरह रोते हुए सलमान का हाथ पकड़ा था और उसने एक झटके से हाथ छुड़ा लिया। नहीं, वो झूठ नहीं बोलती। ताबिंदा कभी झूठ बोल ही नहीं सकती। मुझे उसके एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ पर यकीन है फलक। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों है, मगर वो बोलती है तो मेरा दिल चाहता है उस पर एतबार करने को। मेरा दिल गवाही देता है उसके एक एक लफ्ज की सच्चाई की। उस पर यकीन करना या ना करना मेरे इख्तियार में नहीं है, जैसे उससे मोहब्बत करना या ना करना मेरे इख्तियार में नहीं है फलक। वो किसी आरी के साथ उसे काट रहा था। तुम उससे मोहब्बत कैसे कर सकते हो सलमान? तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना? उसने जैसे उसे कुछ याद दिलाने की कोशिश की थी। मुझे नहीं पता मैं तुमसे मोहब्बत करता था या नहीं, मगर मुझे उससे मोहब्बत है। नहीं, मोहब्बत नहीं, मुझे इश्क है उससे। याद है तुमने एक बार कहा था फलक, मोहब्बत तो रगों में खून बनकर बहती है। मैंने उसे देखा तो मुझे पता चला कि ये कैसे होता है। फलक, मैं उससे देखता हूँ तो हिप्नोटाइज हो जाता हूँ। वो जो कहती है मैं वही करता हूँ, वो जो चाहती है मुझसे वही होता है। मैं उसकी आवाज़ ना सुनूं तो मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। वो हंसती है तो उसके हर कहे कहे के साथ मेरे दिल की एक धड़कन बढ़ जाती है। वो कदम उठाए तो मेरा दिल चाहता है मैं ज़मीन बन जाऊं, सिर्फ इसलिए कि उसके पैरों के नीचे आ जाऊं और वो मुझ पर से गुजरे। उसके पैरों को भी अगर कोई चीज़ छुए तो वो मेरा वजूद हो। वो रुके तो मेरा दिल चाहता है दुनिया की हर हरकत करने वाली चीज़ को रोक दूं, हर चीज़ को, चाहे वो इंसान हो या मशीन या फिर हवा या बहता पानी। मैं उसे सब कुछ दे देना चाहता हूँ, सब कुछ, हर चीज़ जो मेरे पास है मैं उसे देना चाहता हूँ। चाहे वो उसे रखे या आग लगा दे या किसी को दे दे, मुझे कोई परवाह नहीं। बस मैं उसे खुश करना चाहता हूँ, उसे बताना चाहता हूँ कि मुझे उससे इश्क है। तुम नहीं जानती फलक, वो अगर एक खंजर लेकर मेरे वजूद को काटना शुरू कर दे, एक एक पोर, उंगली, हाथ, कलाई, बाजू, कोनी, कंधा, तो मैं उसे अपना एक एक हिस्सा देता रहूंगा, किसी हिचकिचाहट, किसी एतराज के बगैर। उसे हक है, चाहे तो मारे, चाहे तो काटे, चाहे तो जला दे, मगर सब अपने हाथ से करे, अपने हाथ से। मैं नहीं जानता फलक ये सब कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, मगर ये सब हो चुका है फलक। मैं ताबिंदा के बगैर नहीं रह सकता हूँ। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, हर चीज़ के बगैर रह सकता हूँ, मगर उसके बगैर नहीं। उसके बगैर रहूंगा तो ना मुझे कुछ नजर आएगा, ना मैं कुछ सुन सकूंगा, ना कुछ बोल सकूंगा। मैं ऐसी जिंदगी गुजारना नहीं चाहता फलक, मैं ऐसी जिंदगी हरगिज गुजारना नहीं चाहता। वो अब रो रहा था। उसे याद नहीं था उसने कभी सलमान अंसर को रोते देखा हो, यूं बिलक बिलक कर, फूट फूट कर, ज़ारो कतार, और वो भी एक औरत के लिए, एक दूसरी औरत के लिए। उसका दिल चाह रहा था वो उसे बताए कि मेरे लिए तुम वही सब कुछ हो जो वो तुम्हारे लिए होगी। मैं भी तुम्हें देखे बगैर अंधी हो जाती हूँ सलमान, मैं भी तुम्हारी आवाज़ सुने बगैर कुछ और सुनने के काबिल नहीं रहती।
मैं भी तुमसे बातें किए बगैर किसी दूसरे से बात नहीं कर सकती। फिर तुम्हें ये सब कुछ पता क्यों नहीं चला? मगर वो बहते आंसुओं के साथ खामोश बैठी उसे देखती रही थी। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ फलक। तुम इजाजत दोगी तो भी, नहीं दोगी तो भी मैं उससे शादी कर लूंगा। मगर मैं चाहता हूँ ये काम तुम्हारी रजामंदी से हो। हम दोनों ने बहुत सा वक्त इकट्ठे गुजारा है, अच्छा वक्त गुजारा है। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें नाराज भी नहीं करना चाहता, मगर मैं ताबिंदा के बगैर नहीं रह सकता। तुम तो मोहब्बत करती हो मुझसे। जो मोहब्बत करते हैं वो तो बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे देते हैं ना। क्या तुम मुझे उससे शादी की इजाजत नहीं दे सकती? वो अब फलक का हाथ थामे उससे कह रहा था। सूरे इसराफील कैसा होगा फलक अब अंदाजा लगा सकती थी। मैं भी तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ, इतनी नहीं बल्कि उससे ज्यादा मोहब्बत जितनी वो लड़की तुमसे करती है। उसने अपने मोहरों को आगे बढ़ाने की आखिरी कोशिश की थी। वो मायूसी से उसका हाथ झटक कर खड़ा हो गया था। मगर मुझे तुम्हारी मोहब्बत की जरूरत नहीं है, मुझे उसकी मोहब्बत की जरूरत है फलक। मैंने कौन सी गलती की है सलमान? मुझे नहीं पता, बस मुझे उससे मोहब्बत है। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? पिछले 3 साल में मैंने क्या नहीं किया सलमान? मुझे इसकी कोई परवाह नहीं फलक। मुझे बस वो चाहिए, मुझे बस ताबिंदा चाहिए। मैंने पिछले 3 साल में जिंदगी को वैसे गुजारा है सलमान जैसे तुमने चाहा है, फिर भी तुम मुझसे खुश नहीं हो, बेजार हो गए हो। तो मैं क्या करूं फलक? मैंने तुमसे नहीं कहा था, तुमने ये सब अपनी मर्जी से किया, मगर मुझे सिर्फ ताबिंदा की जरूरत है। तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं कि तुम खुश हो जाओ, मुझसे मोहब्बत करने लगो और मुझे ठुकराओ ना। मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है फलक। मुझे तुम्हारी कोई बात, कोई चीज खुश नहीं कर सकती, क्योंकि तुम ताबिंदा नहीं हो ना। मैंने तुमसे मोहब्बत की है सलमान। जो मोहब्बत करते हैं क्या उन्हें इस तरह ठोकर मारी जाती है? क्या तुम मुझे इस तरह छोड़ दोगे? जो भी चीज मेरे और ताबिंदा के दरमियान आएगी, हाँ मैं उसे छोड़ दूंगा। मुझे परवाह नहीं है कि कोई मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं, मेरे लिए बस वो काफी है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ सलमान, तुम्हें बांटना नहीं चाहती किसी के साथ। तुम्हारी मोहब्बत में कमी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे दस्तबरदार होना ही पड़ेगा, ताबिंदा को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी सलमान, खुदकुशी कर लूंगी। तो ये तुम्हारा अपना फैसला होगा ना, तुम जो चाहो कर सकती हो। तुम नहीं जानते सलमान तुम मेरे लिए क्या हो, मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है। तो ताबिंदा में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? ये मैं नहीं जानता, बस मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की थी? पता नहीं, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अगर मुझे इल्म होता कि मेरी जिंदगी में ताबिंदा आएगी तो मैं कभी तुमसे शादी ना करता। मेरा वजूद तुम्हारे लिए कुछ नहीं है सलमान, नहीं, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सब कुछ बस ताबिंदा है मेरे लिए। हर मोरा बारी बारी पिटता गया था, उसका सांस घुटने लगता था। वो उठकर कमरे से बाहर आ गई। लाउंज में खामोशी भी थी और तारीकी भी, यही दोनों चीजें उसके अंदर थीं। वो लाइट ऑन करके सोफे पर बैठ गई। दुनिया में तुमसे ज्यादा मुकम्मल कोई दूसरी लड़की नहीं है। बहुत अरसा पहले सलमान की कही हुई एक बात उसके कानों में गूंजने लगी थी, और अब मुझसे ज्यादा बेहतर, ज्यादा मुकम्मल तुम्हें कोई दूसरी मिल गई है ना। उसने अपनी आस्तीन से चेहरा रगड़ा था। फिर उसके दिल में पता नहीं क्या आई। वो उठकर वॉशरूम में आ गई। दीवार पर लगे हुए लंबे चौड़े आईने के सामने खड़े होकर उसने अपने आप को देखा था। फिर उसने अपने बालों में लगा हुआ क्लिप उतार दिया। उसके स्याह सिल्की स्टेप्स में कटे हुए बाल कांधों पर बिखर गए थे। उसने वॉश बेसिन के नल में से पानी लेकर चेहरे पर छींटे मारे। फिर तौलिया स्टैंड से तौलिया लेकर चेहरे को खुश किया। क्या मैं खूबसूरत नहीं रही? उसने जैसे आईने से सवाल किया। क्या मैं बदसूरत हो गई हूँ? क्या मेरी आंखें अब दिलों को तस्कीर करने के काबिल नहीं रही? क्या मेरी मुस्कुराहट अपनी कशिश खो चुकी है? क्या मेरे होंठ और नाक हुस्न नहीं सिर्फ गोश्त के लोथड़े हैं? क्या मेरी दूधिया रंगत में कोई फर्क आ गया है? वो एक एक चीज को हाथ लगाकर सोचती रही। कुछ नहीं बदला, कुछ भी तो नहीं बदला। ना आंखें, ना होठ, ना रंगत, ना नाक, ना चेहरा, ना बाल, ना जिस्म, कुछ भी तो नहीं बदला। तो फिर उसका दिल कैसे बदल गया? उसकी नजर कैसे बदल गई? उसने आईने को देखते हुए कहा था। आईना हुस्न दिखा रहा था। सिल्क की सफेद नाइटी में मलबूस संगे मरमर से तराशीदा एक वजूद जो सर से पांव तक हुस्न में ढला हुआ था। कहीं कोई ऐप, कोई नुक्स? उसने तलाश करना शुरू किया था। हर चीज मुकम्मल है, फिर भी उसने मायूसी से आईने को देखा था। अगर इश्क हुस्न से होता है तो मैं हुस्न हूं। फिर वो ताबिंदा? एक आग उसके वजूद को अपने हिसार में लेने लगी थी। हाँ, कोई तो बात होगी उसमें, कोई तो चीज होगी उसमें जो सलमान को मुझ में ना मिली हो, जो उसे मुझसे दूर ले गई हो, जिसने उसका दिल मुझसे फेर दिया है। मुझे भी तो देखना चाहिए ना, क्या है उस औरत में जिसने सलमान अंसर को यूं mesmerize कर दिया है कि उससे दुनिया ही नजर नहीं आती, फलक शेर अफगन नजर नहीं आती।
मुझे भी तो देखना चाहिए क्या है उन कदमों में जिनके नीचे वो अपने वजूद को मिट्टी बनाकर बखेर देना चाहता है, सिर्फ इस चाह में कि वो कदम उस मिट्टी को छुएं। क्या वो मेरे पैरों से ज्यादा खूबसूरत हो सकते हैं? उसने अपनी नाइटी को उठाकर झुककर अपने पैर देखे थे। वो उतने ही दूधिया, उतने ही नर्मो नाजुक, उतने ही मुकम्मल थे जितना उसके वजूद का कोई दूसरा हिस्सा। मुझे भी तो देखना चाहिए वो कैसा वजूद है जिसके नाम वो अपनी सारी जिंदगी कर देना चाहता है। वो कैसे हाथ हैं जो उसे खंजर से काट दे तो उसे शिकायत नहीं होगी। वो कौन से होंठ हैं जो बात करे तो उसे दुनिया में कुछ और सुनाई नहीं देता। वो कौन सा वजूद है जो रुके तो वो हवा को रोक देना चाहता है। वो एक बार फिर पिघल रही थी। और अगर वो औरत मुझसे ज्यादा खूबसूरत हुई तो फिर मैं क्या करूंगी? क्या उसे सलमान पर काबिज होने दूं? क्या उसका रास्ता खाली छोड़ दूं? मैं क्या करूंगी मैं? हाँ, मैं उस हुस्न को खत्म कर दूंगी जिसने सलमान को पागल बना दिया है। मैं उसे इस काबिल नहीं छोड़ूंगी कि वो उसे दोबारा देखे, दोबारा उसकी तरफ जाए। मैं उसका वो चेहरा ही बिगाड़ दूंगी जिसने सलमान को अपना असीर किया है। वो आंखें मिटा दूंगी जिसने। वो आईने के सामने खड़ी किसी पागल की तरह खुद से बातें कर रही थी। बहुत देर बाद वो थके थके कदमों से वॉशरूम से बाहर निकल आई। लाउंज के सोफे पर लेटकर उसने आंखें बंद कर लीं। आंसू एक बार फिर चेहरे पर फैलने लगे। तुम जानते ही नहीं, तुम्हें या तुम्हारी मोहब्बत को खोने से बढ़कर कोई नश्तर नहीं है जो कोई मुझे लगा सकता है। क्या नहीं है मेरे पास? सब कुछ ही तो है सलमान। अब अगर नहीं है तो सिर्फ तुम नहीं हो। मैं तो तुम्हें अपने साई के साथ शेयर नहीं कर सकती थी, तो किसी दूसरी औरत के साथ कैसे कर लूं? कैसे बर्दाश्त कर लूं कि तुम मेरे अलावा किसी और से बात करो, किसी औरत का हाथ थामो, किसी और के आंसू पोंछो, किसी और को अपना नाम दो। ताबिंदा सलमान, नहीं, मैं तो तुम्हें तुम्हारे लिबास की एक धज्जी तक किसी को नहीं दे सकती। तुम्हारे पूरे वजूद को किस तरह दे दूं, और वो भी अपने हाथ, अपनी मर्जी से? ये नहीं कर सकती मैं सलमान अंसर, बस मैं यही नहीं कर सकती। तुम्हारे बदले चाहे कोई मुझसे सब कुछ ले ले, मगर मुझे तुम्हारा वजूद चाहिए। तुम्हें मैं किसी को नहीं दे सकती। उस औरत को क्या मोहब्बत होगी तुमसे? उसको तो पैसा चाहिए होगा तुम्हारा। मैं उसे पैसा ही दे दूंगी, तुम्हें खरीद लूंगी उससे। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मैं उसके चेहरे को तेजाब से जला दूंगी। उसे इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगी कि तुम दोबारा कभी उस पर नजर डालो। वो रोते रोते पता नहीं किस वक्त सो गई थी। सुबह जिस वक्त उसकी आंख खुली, घर में नौकर आ चुके थे। वो उठकर अपने कमरे में आई। कमरा खाली था, वो वहां नहीं था। उसने घड़ी देखी, 10:30 बज रहे थे। वो थके हुए अंदाज में आकर बेड पर लेट गई। बहुत देर तक वो इसी तरह आंखें खोले छत को घूरती हुई वहां पड़ी रही। फिर वो उठकर वॉशरूम में घुस गई। शॉवर लेने के बाद खास तौर पर मुंतखब किए हुए कपड़े पहनकर वो बाहर निकली थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर उसने अपने बालों में रोलर्स लगाने शुरू किए। वो आज बहुत खास बनकर वहां जाना चाहती थी, बहुत ही खास बनकर। वो उस औरत को दिखाना चाहती थी कि सलमान अंसर की बीवी क्या है, फलक शेर अफगन क्या है। आधे घंटे बाद मेकअप मुकम्मल करने के बाद उसने रोलर्स उतारकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपना जायजा लिया था। बहुत देर तक वो अपने अक्स से नजरें नहीं हटा सकी थी। जुमुर्द रंग की सिल्क की साड़ी और डार्क ग्रीन कलर के खुले गले के नेट के ब्लाउज में वो एक मुकम्मल औरत लग रही थी, किसी खामी, किसी भी कमी के बगैर। उसने संजीदगी से एक बार फिर खुद पर नजरें दौड़ाई थी। फिर उसने परफ्यूम निकाल कर गर्दन के दोनों इतराफ में उसका स्प्रे किया। पर्स और ग्लासेस उठाकर वो बेडरूम से निकल आई। रास्ते में से तेजाब की एक बोतल खरीद लेना। फैक्ट्री चलने का हुक्म देने के बाद उसने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने हैरत से उसे देखा, मगर जवाबन कुछ नहीं कहा। एक दुकान से तेजाब की बोतल खरीदने के बाद उसने फलक को थमा दी। उसने कुछ देर तक उसे हाथ में थामे रखा था। फिर उसका ढकना खोलकर कॉर्क निकाल दिया। बोतल का ढक्कन बंद करके उसने उसे अपने बैग में रख लिया। फैक्ट्री पहुंचने के बाद वो सलमान के ऑफिस की तरफ नहीं गई थी, बल्कि एडमिन ऑफिसर के कमरे में चली गई थी। अलियास साहब उसे अपने कमरे में देखकर गड़बड़ा गए थे। मैडम, आप यहाँ? हाँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, आप बैठ जाएं। वो खुद कुर्सी खींचकर बैठ गई थी। अलियास साहब कुछ नर्वस होकर बैठ गए। पैकिंग डिपार्टमेंट में ताबिंदा नाम की कोई लड़की है? मैडम, वहां तो बहुत सी लड़कियां होंगी जिनके नाम ताबिंदा हैं। आप किस लड़की का पूछ रही हैं? मैं सलमान अंसर वाली ताबिंदा का पूछ रही हूँ। इतने डायरेक्ट रेफरेंस पर उनके चेहरे पर पसीने आने लगे थे। क्यों, क्या यहाँ ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसके साथ सलमान अंसर? मैडम देखें, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो... उसने उनकी बात काट दी थी। अगर मुझे घर में बैठकर उसका चक्कर पता चल सकता है तो मैं ये तो मान ही नहीं सकती कि आपको इन सब बातों का पता ना हो। आफ्टर ऑल आप एडमिन ऑफिसर है ना। बॉस और वर्कर्स के रवाबित का आपको पता नहीं होगा तो किसको पता होगा? बहरहाल, मैं आपको कोई इल्जाम नहीं दे रही हूँ। मैं सिर्फ उस लड़की से मिलना चाहती हूँ, आप उसे बुलवाएं। उसने जैसे बात ही खत्म कर दी थी।
इस बार इलियास साहब के चेहरे पर निदामत नुमाया थी। मैडम, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं बेबस था, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। आप वर्कर को तो समझा सकते हैं मगर बॉस को तो नहीं। मैंने सलमान साहब से बात की थी कि उनके और इस लड़की के बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं, मगर उन्हें उसकी परवाह ही नहीं है। वो उसे हर रोज़ छुट्टी के वक्त साथ लेकर जाते हैं। वो पैकिंग का काम करती थी, मगर सलमान साहब ने उसे शोबे का इंचार्ज बना दिया है। मेरे बात करने पर सलमान साहब ने मुझे बुरी तरह से झिड़क दिया। उनका ख्याल है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, मुझे सिर्फ अपने काम से काम होना चाहिए। आप उसे बुलाएं इलियास साहब। इलियास ने बेल बजाकर चपड़ासी को बुलाया और फिर उसे उस लड़की को बुलाने के लिए भेज दिया। चपड़ासी के जाने के बाद उन्होंने एक बार फिर कुछ कहने की कोशिश की, मगर उसने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। मैं यहाँ आपकी वजातों के लिए नहीं आई हूँ, आप खामोश रहें, उसने बड़े खुश्क लहजे में उनसे कहा। वो सुर्ख चेहरे के साथ सर झुकाकर रह गए। वो तेज होती धड़कन के साथ उस लड़की का इंतजार करती रही। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो बेख्तियार अपनी सीट से खड़ी होकर पीछे मुड़ी और फिर जैसे वो पत्थर की हो गई। सर, आपने मुझे बुलवाया है? उसने इलियास साहब से कहा। हाँ मैडम, तुमसे। इसे भिजवा दें। वो जैसे किसी पाताल से बोली थी। सब कुछ धुआं धुआं होता जा रहा था। उसे अपना जिस्म मफलूज होता हुआ लगा था। वो सवालिया नजरों से फलक को देखती हुई कमरे से निकल गई थी। वो सांस रोक के बेहिस्सो हरकत किसी मुजस्मे की तरह अभी तक वैसे ही खड़ी थी। तुम जानती नहीं वो क्या है फलक, मैं अगर उसे ना देखूं तो मैं कुछ और देखने के काबिल ही नहीं रहता। तुमने कभी किसी चमगादड़ को दिन के वक्त देखा है? मैं उसका चेहरा देखे बगैर बिल्कुल वैसा ही हो जाता हूँ। उसे सलमान की कही हुई बातें याद आ रही थी। फिर उसे भिखारी की बातें याद आने लगी। मैं क्या, तू क्या, बीबी, सब भिखारी हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो भिखारी बनना ही पड़ता है ना। मांगना ही होता है। कोई इश्क मांगता है, कोई दुनिया, और जो ये नहीं मांगता वो ख्वाहिश का ख़त्म होना मांगता है। उसका वजूद जैसे किसी जलजले की जद में था। उसकी नज़र में जो एक बार आ जाता है हमेशा रहता है, और उस नज़र को कीचड़ की परवाह नहीं होती। 6 माह पहले दरिया के किनारे उस फकीर के कहे कहे लफ्ज़ उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे। हाँ, सारी बात नज़र ही की तो है जिससे उसने मुझे महरूम कर दिया है और उस औरत को नवाज दिया है, वरना सलमान अंसर कभी उस औरत को तो ना चाहता। मगर ये तो अल्लाह है ना जिसने मेरे चेहरे से नज़र उठवा ली है सलमान की, तो फिर सलमान अंसर को क्या नज़र आए। मैडम, आप ठीक तो हैं? उसे इलियास की आवाज़ आई। उसने पलट कर नहीं देखा। इलियास साहब को उसकी आंखों में वहशत का एक अजीब आलम नजर आया। वो नॉर्मल नहीं लग रही थी। वो चंद लम्हे कुछ कहे बगैर उन्हें देखती रही, फिर कुर्सी से अपना बैग उठाकर कमरे से निकल गई। मर्द तो दरवाज़ा है, दरवाजे का काम रास्ता देना होता है या रास्ता रोकना। तेरा रास्ता इसने रोक दिया है। तेरा ही क्या, हर औरत का रास्ता इसने रोक दिया है, आगे जाने ही नहीं देता। इसे लेकर क्या करेगी तू? ये कुल नहीं है बीबी, ये कुल नहीं है। तो कुल की ख्वाहिश क्यों नहीं करती? वजूद की तलब क्यों है तुझे? तुझे ज़ात की चाह क्यों नहीं? जहन की दीवार पर कुछ लफ्ज़ बार बार उभर रहे थे। एक आवाज़ बार बार गूंज रही थी। वो चुपचाप घर आ गई थी। कमरे में आकर उसने एक एक जेवर उतार कर फेंकना शुरू कर दिया था। किसी जनूनी की तरह वो सब कुछ उतारती गई। कॉटन का एक सूट पहनकर चेहरा धोकर वो वापस वॉशरूम से कमरे में आ गई। कमरे में हर तरफ चीज़ें बिखरी हुई थी। घड़ी, नेकलेस, अंगूठियाँ, ब्रेसलेट, चूड़ियाँ, ईयररिंग्स। वो खाली नज़रों से उन सब चीज़ों को देखती रही। फिर सोफे से टेक लगाकर कारपेट पर बैठ गई। ट्यूबलाइट्स की रोशनी कमरे में बिखरी हुई ज्वेलरी को चमका रही थी। वो किसी बुत की तरह उन पर नजरें गाड़े बैठी थी। वो नहीं जानती थी कितनी देर वो इस तरह बैठी रही थी। वो रात के वक्त वापस घर आया था। कमरे में दाखिल होते ही वो कमरे में बिखरी हुई चीज़ों को देखकर चौंका था। फलक सोफे से टेक लगाए आंखें बंद किए बैठी थी। तुम आज फैक्ट्री आई थी? अपना ब्रीफकेस बेड पर उछालकर वो उसके सामने आकर खड़ा हुआ था। उसने आंखें खोल दी और पैरों से सर तक उसके दराज कद और वजूद को देखा था। तुम ताबिंदा से क्यों मिलना चाहती थी? इस बार उसका लहजा पहले से भी ज्यादा जारहाना था। मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ सलमान, तुम ताबिंदा से शादी कर लो। चंद लम्हे बाद जब वो बोली तो उसका जवाब सलमान को हैरान कर गया था। वो अब उठ खड़ी हुई थी। कमरे का दरवाजा खोलकर वो लाउंज में आ गई। फोन का रिसीवर उठाकर उसने अपने घर का नंबर मिलाना शुरू किया। ओ फलक, ये तुम हो? इस वक्त किस लिए फोन किया है? खैरियत तो है? खामोश क्यों हो? उसकी मम्मी ने फोन उठाते ही उसकी आवाज पहचान ली थी। मम्मी, आप कहती थी आपने मुझे जिंदगी में सब कुछ सिखाया है, कभी किसी चीज की कमी नहीं रखी। आप झूठ बोलती हैं मम्मी, आपने मुझे सबसे बड़ी, सबसे अहम चीज ही नहीं सिखाई। क्या हुआ मेरी जान, क्या नहीं सिखाया? और ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? मम्मी, आपने मुझे अल्लाह से मोहब्बत करना नहीं सिखाया ना। आपने मुझे उसको ढूंढना नहीं सिखाया। आपने मुझे कंगाल कर दिया मम्मी, आपने मुझे भिखारी बना दिया। ऐसा क्यों किया मम्मी, ऐसा क्यों किया आपने? वो अब चीख रही थी, चिल्ला रही थी, धाड़े मार मार कर रो रही थी। आपने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा।
मम्मी मुझे तो कोई उठाने वाला ही नहीं रहा, आपने मुझे दुनिया में अकेला कर दिया। मम्मी आपने मुझ पर बहुत जुल्म किया। वो पागलों की तरह चीखती जा रही थी। घर के मुलाजिम लाउंज में इकट्ठे हो गए थे। उसकी चीखों की आवाज़ सुनकर सलमान भी लाउंज में आ गया था। रिसीवर अब उसके हाथ से छूट चुका था। वो नीम गशी के आलम में अब भी वही चिल्ला रही थी, मुझे अल्लाह की मोहब्बत नहीं थी, मुझे उसको ढूंढना नहीं सिखाया, मुझे गिरा दिया, उसकी नज़र से गिरा दिया। उसने बहुत आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी थी। कमरे में उसके बेड के पास मम्मी बैठी थी और थोड़ी दूर कुछ फासले पर एक आदमी पापा के पास खड़ा था। वो उससे कुछ बातें कर रहे थे। उसकी आंखें खुली थी लेकिन जहन अभी गनूदगी में डूबा हुआ था। उसने अपने इर्द गिर्द के माहौल को समझने की कोशिश की थी। कमरा? ये कौन सा कमरा है? हाँ याद आया, ये तो मेरा कमरा है, अपने घर में, यानी मैं सलमान के घर में नहीं हूँ। उसने आहिस्ता आहिस्ता हर चीज को पहचानना शुरू कर दिया। किसी ने भी उसके पास आने की कोशिश नहीं की थी। उसके आसाब पर एक अजीब नशावर कैफियत सवार थी। थोड़ी देर बाद पापा और वो आदमी उसके पास आ गए थे। फिर उसने अपने बाजू में हल्की सी चुभन महसूस की। उसने आंखें बंद कर ली थी। 10-15 मिनट तक ये ठीक हो जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो रही हैं। मेरा ख्याल है अब ये पहले की तरह नहीं चीखेंगी। उसने अपने कानों में किसी की आवाज़ सुनी थी, शायद उसी आदमी की। उसने आंखें नहीं खोली। गनूदगी बढ़ती जा रही थी, पलकें और भोजल हो गई थी। दोबारा जब उसे होश आया तब भी कमरे में वही लोग थे, मम्मी, पापा और वो आदमी। मगर अब उसे आंखें खुली रखने में दिक्कत नहीं हो रही थी। उसने आंखें खोली थी और कुछ देर सबको देखने के बाद उठकर बैठ गई थी। मम्मी ने उसे रोकने की कोशिश की थी मगर उस आदमी ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। ये अब बिल्कुल ठीक है और अगर उठकर बैठना चाहती हैं तो इन्हें बैठने दें, बल्कि चलने फिरने दें, बाहर जाने दें। इस बिस्तर में कैद करने की कोशिश ना करें। इन्हें ऐसी कोई तकलीफ नहीं है कि जो चलने फिरने या उठने बैठने से भर जाएगी। उस आदमी ने मम्मा से कहा था। कैसी हैं आप? कैसा महसूस कर रही हैं? वो आदमी अब उससे मुखातिब था। वो सपाट आंखों से उसे देख रही थी। मैं ठीक हूँ, वो कुछ देर बाद बोली थी। एक बार फिर उसे सब कुछ याद आना शुरू हो गया था। मेरा ख्याल है इन्हें अभी फ़िलहाल मेरी मज़ीद ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी देर बाद इनकी मर्ज़ी पूछकर इन्हें हल्का फुल्का खाना खिला दें, या बिल्कुल ठीक है, मैं अब कल सुबह इन्हें देखने आऊँगा, उस आदमी ने कहा। और फिर वो एक बैग पकड़कर पापा के साथ बाहर निकल गया था। मामा उठकर उसके पास बैठ गई थी। उन्होंने उसे गले से लगाकर उसका माथा चुमा था। अल्लाह का शुक्र है फलक, तुम्हें होश आ गया। पर अब इस होश का क्या फ़ायदा मम्मा? उसने अजीब लहजे में कहा था। मामा उसका चेहरा देखती रही। मुझे क्या हुआ था? फिर उसने उनसे पूछा। तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। 1 हफ्ते तुम्हें हॉस्पिटल में रखा था, फिर घर ले आए। तुम्हें जब भी होश आता था तुम चिल्लाने लगती थी। तुम्हें मुसलसल ट्रैंकुलाइजर्स पर रखा हुआ था। क्या हुआ है फलक? ऐसी कौन सी बात हो गई थी बेटा जिसे तुमने अपने आसाब पर इस तरह सवार कर लिया? क्या सलमान से कोई झगड़ा हुआ था? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे बाहर ले जाएं, बाहर लॉन में, मेरा दम घुट रहा है मामा यहाँ। वो एकदम बेड से उठने लगी थी। उसकी मामा ने उसका बाजू थाम लिया। जमीन पर कदम रखते ही वो चकराई थी। माँ ने उसे बेड पर बिठा दिया। चंद मिनटों बाद उसने एक बार फिर खड़े होने की कोशिश की थी। इस बार वो अपने कदम जमाने में कामयाब हो गई। माँ के साथ चलते हुए वो बाहर लॉन में आ गई। माँ ने उसे लॉन में रखी हुई कुर्सियों पर बिठा दिया। कुछ देर बाद वो अंदर जाकर उसके लिए कुछ फल और जूस ले आई। उसने जूस का ग्लास खुद ही उठाकर पी लिया। फिर वो सेब की काशें खाती रही। अब अंदर चले? नहीं मम्मा, मुझे अभी यहीं बैठना है। वो उसी तरह कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाए बैठी रही। मोमिना उसका चेहरा देखती रही। उनकी आंखों में नमी आ गई थी। वो पहले जैसी फलक नहीं लग रही थी। उसकी आंखों के गिर्द हल्के थे और आंखों की चमक बुझ गई थी। दूधिया रंगत जर्दी माइल हो गई थी। वो किसी बुत की तरह बगैर पलके झपकाए सामने दीवार पर चढ़ी हुई बोगनवेलिया की बेल को देख रही थी। मम्मा, उसकी आवाज जैसे कहीं दूर से आई थी। मैमूना चौंक गई। उसने एक बार फिर पुकारा, मम्मा, ये मर्द औरत के लिए क्या होता है? माँ उसके सवाल को समझ नहीं पाई थी। पता है मम्मा, मर्द औरत के लिए क्या होता है? दरवाजा होता है। दरवाजे का काम रास्ता रोकना होता है या रास्ता देना। और मम्मा, उस दरवाजे ने मेरा रास्ता रोक लिया है। मेरा ही नहीं, हर औरत का रास्ता रोक लिया है। आगे जाने ही नहीं देता, आज तक आगे जाने नहीं दिया। इसीलिए तो औरत पैगंबर होती है और ना ही वली। वो दरवाजा खोलने की कोशिश ही नहीं करती, वहीं उसी दरवाजे की चौखट पर बैठी रहती है, उसे ही चूमती रहती है, सजदा करती रहती है। दरवाजा फिर रास्ता क्यों ना रोके? फलक की बातें मैमूना को बाहर से अंदर तक हिला रही थी। फलक, क्या कह रही हो तुम बेटा? क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? पता है मामा, औरत बेल की तरह होती है और मर्द दीवार की तरह। बेल सारी उम्र दीवार को ढूंढती रहती है जिसके सहारे वो ऊपर जा सके, नजरों में आ सके। जहां तक दीवार जाती है वो भी बस वहीं तक जाती है। बेल को लगता है दीवार ना होती तो वो जमीन पर रुलती रहती, लोगों के पैरों तले आती, मगर उनकी नजरों में नहीं आती। वो सारी उम्र दीवार की मशगूल रहती है और उसे साया देती है,
अपने फूलों से सजाती है, महकाती है, जब सूखने लगती है तो भी साथ ही चिपकी रहती है, किसी छिपकली की तरह। खत्म होने के बाद भी उसे दीवार के अलावा किसी दूसरे का सहारा नहीं चाहिए। और दीवार, मम्मा देखिए दीवार का कितना फायदा होता है ना। उसका वजूद बेल ढक देती है, उसके सामने एक आड़ बना देती है, हर चीज से उसे महफूज कर देती है, उसे साया देती है, रौनक देती है, फूलों से सजाती है, महकाती है, और खुद खत्म होने तक उसकी एहसानमंद रहती है। और दीवार, वो तो बस सहारा देने का फायदा उठाती है मम्मा, बस सहारा देने का, और सारी उम्र फायदा उठाती है मम्मा, जब तक बेल खत्म नहीं हो जाती। फलक अंदर चलो बेटा। फिर जब वो मर्द उसे मिल जाता है ना, तो उसे लगता है उसे पूरी दुनिया मिल गई है, हर चीज जैसे अपने ठिकाने पर आ गई है, सब कुछ जैसे मुकम्मल हो गया है। उसके लिए वो मर्द, बस वो मर्द सब कुछ होता है मम्मा, अंदाता, मालिक, आका, सब कुछ। उसे लगता है जिंदगी में अब उससे जो कुछ मिलना है, उसी के तुफैल मिलना है, उसी के सहारे मिलना है, उसी से मिलना है। उसकी जिंदगी का वाहिद मकसद मर्द को खुश करना होता है। वो दिन को रात कहे तो वो रात कहती है, वो आग को पानी कहे तो वो पानी कहती है। उसे लगता है दुनिया में जो कुछ होता है उसके हुक्म से होता है, उसके वजूद की वजह से होता है। अल्लाह उसके लिए कुछ नहीं होता मम्मा, बस वो मर्द ही उसके लिए सब कुछ होता है। आंख, कान, नाक, मुंह, पैर, हाथ, दिल, दिमाग, सब कुछ वही होता है मम्मा। उसे लगता है रिस्क अल्लाह ने नहीं देना, उस मर्द ने देना है। और फिर जब वो मर्द उसे छोड़ देता है ना, ठोकर मार देता है, तो उसे लगता है सब कुछ खत्म हो गया, दुनिया में कुछ रहा ही नहीं। बस दुनिया उस एक मर्द की वजह से ही तो कायम थी, वो नहीं तो दुनिया नहीं, यूं जैसे सारा निजाम ही खत्म हो गया हो। उसे अल्लाह याद ही नहीं आता, उसे याद ही नहीं आता कि अल्लाह ने उसे अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, मर्द की इबादत के लिए नहीं, अपनी चाह के लिए पैदा किया है, मर्द की चाह के लिए नहीं। और औरत तो एक मर्द के लिए मर मिटती है, उसे मर्द से आगे तो कुछ नजर ही नहीं आता। अल्लाह छोड़ दे उसे परवाह नहीं, मगर वो एक मर्द छोड़ दे तो औरत मर जाती है मम्मा। अल्लाह उससे मोहब्बत ना करे तो उसे फिक्र नहीं, मगर वो मर्द मोहब्बत करना छोड़ दे तो उस औरत का वजूद खत्म हो जाता है। अल्लाह नाराज हो जाए तो उसे ध्यान नहीं आता, मगर मर्द नाराज हो जाए तो वो सूली पर लटक जाती है। मर्द को मनाने के लिए वो दो जहां एक कर देती है, और अल्लाह को मनाने के लिए वो एक मर्द नहीं छोड़ सकती। मर्द को मनाने के लिए वो हर रिश्ता छोड़ने पर तैयार हो जाती है, माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, हर एक का। और अल्लाह के लिए, फलक अब बस चुप हो जाओ बेटा, कुछ ना कहो। इस तरह की बातें कहाँ से सीख ली है तुमने? मम्मा, मैंने उससे कहा मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, हर चीज से ज्यादा मोहब्बत। उसने कहा मुझे तुम्हारी मोहब्बत की परवाह नहीं। अगर मैं अल्लाह से ये कहती तो क्या वो भी यही जवाब देता मम्मा? मैंने उससे कहा मैंने कौन सी गलती की है? उसने कहा मैं नहीं जानता। मैं अल्लाह से ये पूछती तो क्या वो मेरे सवाल का जवाब ना देता? मैंने उससे कहा मैंने तुम्हारे लिए पिछले 3 साल में क्या नहीं किया? उसने कहा मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। अगर मैं अल्लाह के लिए कुछ करती तो क्या अल्लाह को भी परवाह ना होती? मैंने उससे कहा मैंने पिछले 3 साल वैसे जिंदगी गुजारी जैसे तुम चाहते थे। उसने कहा तो मैं क्या करूं? मैं 3 साल अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारती तो क्या अल्लाह ये कहता मम्मा? मैंने उससे कहा तो मुझे बताओ मैं क्या करूं कि तुम खुश हो जाओ, मुझसे मोहब्बत करने लगो। उसने कहा मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, मुझे तुम्हारी कोई बात, कोई चीज खुश नहीं कर सकती। मैं अल्लाह से अगर ये कहती तो क्या वो भी यही कहता मम्मा? अल्लाह और इंसान में यही फर्क है, अल्लाह ठोकर नहीं मारता, इंसान ही बस ठोकर मारता है मम्मा। मर्द को खुश करने के लिए क्या क्या करती है औरत, अंदर बदल देती है, बाहर बदल देती है, दिल बदल देती है, वजूद बदल देती है, सिर्फ इसलिए कि वो खुश रहे, नाराज ना हो, उसकी नजर ना बदले। अल्लाह को खुश करने के लिए वो बातिन क्या जाहिर को बदलने पर भी तैयार नहीं होती। अल्लाह कहता है सर को ढांप लो, मर्द कहता है सर को मत ढांपो। मेरी बीवी को मॉडर्न होना चाहिए, वो अल्लाह की नहीं सुनती, मर्द की सुनती है। अल्लाह कहता है अपने वजूद को ढांपो, अपनी जीनतों को छुपाओ। मर्द कहता है ऐसा मत करो ताकि मेरे साथ चलती फिरती अच्छी लगो। वो अल्लाह की नहीं मानती, मर्द की मानती है। वो कहती है मर्द के साथ रहना है, सारी उम्र बसर करनी है, उसकी नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? मर्द की बीवी है, ये रिश्ता तो कभी भी टूट सकता है मम्मा। अल्लाह की तो मखलूक है, ये रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। वो दायमी रिश्ते की फिक्र नहीं करती, सारी उम्र आर्जी रिश्तों को रोती रहती है, उनकी फिक्र करती है। अल्लाह ने तो औरत को गुलाम नहीं बनाया, मजबूर नहीं बनाया, महकूम नहीं बनाया, उसने खुद बना लिया है। अपना महवर जात को नहीं, वजूद को बना लिया है। मैमूना ने उसके गालों पर आंसुओं को बहते देखा था। फलक, फलक मत रो मेरी जान, क्या हो गया है तुम्हें? फिर तुम? मुझे कुछ नहीं हुआ मम्मा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस रोना चाहती हूँ। आपने कभी कीड़े को देखा है मम्मा? मुझे अपना वजूद एक कीड़ा लगता है, मोहताज, बेकस, मजबूर।
उसने चेहरे को हाथों में छुपा लिया था। मुझे यकीन नहीं आता मम्मा, 26 साल, पूरे 26 साल मैं अल्लाह के बगैर कैसे रहती रही हूँ। 26 साल अल्लाह मुझे कैसे बर्दाश्त करता रहा है। मेरे गरूर, मेरे फख्र, मेरी अना, मेरी खुद परस्ती, मम्मा कैसे, आखिर कैसे वो ये सब नज़रअंदाज करता रहा है। जिनसे वो मोहब्बत करता है उन पर आजमाइशें डालता है। 26 साल तक उसे मेरा ख्याल ही नहीं आया। सब कुछ देता रहा, बगैर मांगे, बगैर चाहे, किसी मुसीबत, किसी तकलीफ, किसी तंगी, किसी आजमाइश के बगैर। यानी 26 साल तक मैं अल्लाह की मोहब्बत के बगैर जीती रही, और आप सब मुझ पर रश करते रहे, मेरे मुकद्दर पर। वो घुटनों के बल चेहरे को हाथों में छुपाए लॉन में बैठ गई थी। एक बार फिर वो उसी तरह बिलक बिलक कर रो रही थी। मैं इंसानों की मोहब्बत पर शाकिर रही, बस इंसानों की मोहब्बत पर। मुझे अल्लाह का ख्याल ही नहीं आया। आपने जुल्म किया मुझ पर मम्मा, आपने जुल्म किया मम्मा। मैमूना गुमसुम उसे बिलकते हुए देखती जा रही थी। उनका वजूद किसी ग्लेशियर की तरह सर्द होता जा रहा था। सलमान की ताबिंदा के साथ शादी दोनों खानदानों के लिए धमाके से कम न थी। फलक की जहनी कैफियत की वजह अब सबकी समझ में आ गई थी। वो चंद हफ्ते फलक की खैरियत दरियाफ्त करने आता रहा था और फिर एकदम उसने आना छोड़ दिया था। फिर फलक के वालिदैन को उसकी दूसरी शादी की इत्तला मिल गई थी। वो सलमान के पास गए थे और उन्होंने उसे बेनकत सुनाई थी। मैंने फलक से दूसरी शादी की इजाज़त ली है, आप उससे पूछ सकते हैं। वो बेहद मुतमईन था। मैमूना और शेर अफगन जले भुने घर वापस आ गए थे। तुमने उसे दूसरी शादी की इजाज़त क्यों दी थी फलक? तुम्हें ये सब कुछ हमें बताना चाहिए था। मैं देखता वो कैसे उस औरत से शादी करता है। मैं उन दोनों को गोली ना मरवा देता तो फिर कहती तुम, मगर तुमने इजाज़त क्यों दी बेटा? शेर अफगन घर आकर उस पर बिगड़ने लगे थे। वो इस खबर पर बिल्कुल नॉर्मल थी, यूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मुझे क्या फर्क पड़ता है पापा, वो जिससे चाहे शादी करे, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है। तुम पागल हो गई हो या दुनिया में नहीं रहती हो? मैंने जो किया ठीक किया पापा, मुझे कोई पछतावा नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता उसकी दूसरी शादी से। उसकी जिंदगी में एक और औरत आ गई तो क्या हुआ पापा? वो बेबसी से उसे देख कर रह गए थे, जो मलगजे कपड़ों में हमेशा की तरह कमरा बंद किए बैठी थी। रुशना को जब उसके बारे में पता चला था तो वो उससे मिलने आई थी। फलक को देखकर उसे शौक लगा था। वो जैसे एक परछाई बनकर रह गई थी। क्या हाल बना लिया है तुमने अपना फलक, इस तरह तो तुम मर जाओगी। नहीं मरूंगी रुशना, मैं नहीं मरूंगी। वो मुस्कुराई। मुझे यकीन नहीं आता कि सलमान वो इस तरह कैसे कर सकता है तुम्हारे साथ। वो तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था ना, तो फिर उसे क्या हो गया? उसका कसूर नहीं है रुशना, उसका कोई कसूर नहीं। वो तो वही देख रहा है जो अल्लाह उसे दिखा रहा है, वही कर रहा है जो अल्लाह करवाना चाहता है। मुझे अपने हुस्न, अपने वजूद पर बड़ा गरूर था ना। अल्लाह ताला ने मुझे मेरी औकात दिखाई है रुशना। जानती हो रुशना मेरे साथ क्या हुआ? मैंने सोचा था सलमान को मुझसे छीनने वाली मुझसे बढ़कर नहीं तो मेरे बराबर जरूर होगी। मैं यही सोचकर उसे देखने गई थी फैक्ट्री। मैंने सोचा था उससे कहूंगी सलमान के बदले जितना रुपया चाहे ले ले, और अगर वो मेरी बात ना मानती तो मैं उसके चेहरे पर तेजाब डाल देती। मैंने उसे बुलवाया था, वो कमरे में आई और मैंने उसे देखा। जानती हो रुशना वो कैसी थी? एक मोटे और भद्दे जिस्म वाली, स्याह रंगत वाली औरत। वो मुस्कुरा रही थी और उसके टेढ़े मेढ़े दांत उसके चेहरे को और भी बदसूरत कर रहे थे। उसने अपने चेहरे को मेकअप की दुकान बनाया हुआ था। कोई भी मर्द उसे देखकर जान सकता था कि वो किस किरदार की औरत है, मगर सलमान, उसको तो उसके चेहरे पर कुछ और नजर आ रहा था। मैं पत्थर की हो गई थी उसे देखकर। जान गई थी मेरे साथ क्या हुआ है। सारी बात नजर की होती है और अल्लाह ने मुझसे वो छीन ली थी। मुझे लगा था किसी ने पूरी दुनिया की गंदगी मेरे वजूद पर उछाल दी थी। मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं रहा था, ना सलमान से ना ताबिंदा से। मैं जान गई थी अल्लाह कुन कहता है तो चीजें कैसे हो जाती हैं। मुझे पता चल गया था अल्लाह दिल कैसे फेर देता है। वो तो औरत थी, बदसूरत सही मगर औरत थी। अल्लाह चाहता तो जमीन पर पड़े हुए एक पत्थर के लिए सलमान के दिल में वो इश्क डाल देता जो उसके दिल में मेरे लिए था। अल्लाह ने बताया है मुझे, 26 साल तुम मेरे बगैर रह सकती हो, अपने आका, अपने मालिक, अपने माबूद के बगैर, तो फिर उस शख्स के बगैर भी रह सकती हो। अगर अल्लाह की मोहब्बत के बगैर जी सकती हो तो किसी भी शख्स की मोहब्बत के बगैर जी सकती हो। मम्मा पापा समझते हैं मेरे दिमाग पर असर हो गया है रुशना, सलमान की बेवफाई की वजह से। मुझे साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर फिरते हैं। 26 साल अल्लाह का नाम नहीं लिया तो किसी को ख्याल नहीं आया कि मैं अब नॉर्मल हूँ। अब चंद माह से अल्लाह का नाम ले रही हूँ तो हर एक को मैं पागल क्यों लगने लगी हूँ रुशना? तुम बताओ क्या मैं पागल हूँ? रुशना ने सर झुका लिया। फलक के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने रुशना का हाथ छोड़ दिया, फिर वो खामोश हो गई, दोबारा नहीं बोली। वो दरिया के किनारे पर वहीं आ गई थी जहां उसने उस फकीर को देखा था। वहां अब कोई नहीं था। उसके दिल पर जैसे घूसा पड़ा था। पता नहीं उसे क्यों आस थी कि वो वहां होगा, उसके इंतजार में, उसे कुछ बताने। उसके असाब पर अब एक अजीब सी थकन सवार हो गई थी।
वो गड्ढा अभी भी वहीं था, उसी तरह पानी और कीचड़ से भरा हुआ। वो उसके पास आकर रेत पर बैठ गई। यहाँ क्यों बैठ गई हो फलक, उठ जाओ, मैमूना ने उसे बैठते देखकर कहा था। वो घड़े को घूर रही थी, फिर उसने अपना हाथ घड़े में डालकर कुछ कीचड़ भरा पानी हाथ में लिया। उसे याद आया था कि उस दिन वो फकीर किस तरह कीचड़ अपने चेहरे और बालों पर मलने लगा था। देखो, मैं तो कीचड़ से नहीं डरता, मैं तो गंदगी से खौफ नहीं खाता। जानता हूँ कि उसकी नज़र इस कीचड़ और गंदगी पर नहीं जाएगी, वो तो सिर्फ मेरे वजूद को देखेगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कीचड़ भरा हाथ अपने चेहरे पर मलना शुरू कर दिया। मैमूना भागती हुई उसके पास आई थी। क्या कर रही हो तुम फलक? वो हवास बाख्ता हो गई थी। उन्होंने पर्स से टिश्यू निकालकर उसका चेहरा साफ करना चाहा था। उसने माँ का हाथ पकड़ लिया। रहने दे ममा, कुछ देर तो इस कीचड़ से मेरे चेहरे को सजा रहने दे। उसने घुटनों में अपना मुंह छुपा लिया था। मैं जिसकी नज़र में हूँ मेरे लिए काफ़ी है। मुझे जिसकी मोहब्बत चाहिए थी मिल चुकी है, मुझे और किसी की मोहब्बत की ज़रूरत नहीं। उसे याद था उस दिन यहाँ उसने यही किया था। तुझे वजूद की तलब क्यों है, ज़ात की चाह क्यों नहीं है? कोई आवाज़ एक बार फिर लहराई। अब मुझे ज़ात की चाह है तो ज़ात क्यों नहीं मिलती? उसने अपने कीचड़ भरे हाथ को देखा था। अब उसे अपने आप से घिन आ रही थी। उस रोज़ उसे भिखारी के वजूद से घिन आई थी। अब उसे पता चल रहा था कि अब कीचड़ कीचड़ नहीं लगती, गंदगी गंदगी नहीं रहती, वजूद की तलब कैसे ख़त्म हो जाती है। हर एक को भिखारी बनाकर रास्ते में बिठाया हुआ है। हर एक खुद को मालिक समझता है। जब तक ठोकर नहीं लगती, जब तक घुटनों के बल नहीं गिरता, उसे तो अपनी औकात का पता ही नहीं चलता। फलक फिर रोने लगी। चलो फलक, घर चलें। मेरा ख्याल था तुम यहाँ आकर रिलैक्स हो जाओगी, खुश होगी, मगर तुम यहाँ आकर भी। चलो बेटा, घर चलें। मैमूना ने उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उठा लिया। वो थके थके कदमों से उनके साथ चलने लगी। सड़क पर चढ़ने से पहले उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा था। पीछे कोई भी नहीं था। उसकी कैफियत में कोई तब्दीली नहीं हुई थी। कोई साइकाइट्रिस्ट उसे नॉर्मल नहीं कर सका था। वो सारा दिन जहाँ बैठी रहती। जब आज़ान की आवाज़ आती तो किसी मामूल की तरह उठकर नमाज पढ़ने लगती। मैमूना उससे बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन उसकी बातें फिर उसी एक महवर, एक मरकज़ के गिर्द घूमने लगती। अल्लाह, खुदा, रब, मालिक, आका, महबूद। मैमूना को लगता वो जब तक ऐसी बातें नहीं छोड़ेगी तब तक नॉर्मल नहीं हो सकती। उसके सलवटों से भरे हुए कपड़े और ज्वेलरी और मेकअप से खाली चेहरा उन्हें वहशत में मुब्तला कर देता था। उन्हें वो पहली वाली फलक याद आ जाती थी जिसकी एक एक चीज़ नफासत का मुंह बोलता सबूत थी। वो उसे ब्यूटी पार्लर ले जाने की कोशिश करती तो वो चिल्लाने लगती। वो उसे किसी फंक्शन में ले जाना चाहती तो वो कमरा बंद कर लेती। इस तरह कमरे में बंद रहकर तुम मर जाओगी फलक। खुद को इस तरह तबाह ना करो बेटा, कहीं आया जाया करो, कहीं बाहर चलो। बाहर जाने से क्या होगा ममा, क्या मिल जाएगा बाहर? अंदर रहकर इस तरह घर में बंद होकर तुम्हें क्या मिल रहा है बेटा? हाँ, कुछ नहीं मिल रहा अंदर रहकर भी ममा, मगर बाहर जाकर लोगों को देखकर वहशत होती है। मैं कहीं छुप जाना चाहती हूँ ममा, इस तरह कि दोबारा किसी को नजर ही ना आऊं, कोई मुझे देख ना सके। उसका लहजा इतना अजीब था कि मैमूना होल कर रह गई थी। सलमान को भूल जाओ बेटा, दफा कर दो उसे, उसके लिए क्या जोग ले लोगी? उन्होंने जैसे उसे बहलाने की कोशिश की और वो कहकहा लगाकर हंस पड़ी। सलमान, सलमान को कौन याद करता है ममा? उसके लिए कौन जोग लेता है? वो तो इंसान है ममा, इंसानों के लिए कौन जोग लेता है? जोग तो बस। वो बात अधूरी छोड़कर रोने लगी। तुम सब्र क्यों नहीं कर लेती फलक, सब कुछ भूल क्यों नहीं जाती? वो यकटक माँ का चेहरा देखने लगी। आपको क्या पता ममा, हर चीज पर सब्र नहीं आता, हर नुकसान सब्र करने वाला नहीं होता। आपको क्या पता मेरे पास क्या नहीं रहा। मेरे पास एक तिनका तक ना रहे और लोगों को पूरी दुनिया मिल जाए तो भी मुझे परवाह नहीं, पर जब सोचती हूँ कि लोगों को अल्लाह मिल रहा है तो मुझसे सब्र नहीं होता ममा, सब्र आ ही नहीं सकता। और मेरे अलावा इस वक्त सबके पास अल्लाह है। कोई महरूम है तो मैं हूँ, खाली हाथ हूँ तो मैं हूँ, बदकिस्मत हूँ तो मैं हूँ ममा। वो एक बार फिर बच्चों की तरह ज़ारो कतार रो रही थी। मैमूना बेबसी से उसे देखती रही। वो जानती थी कि अब वो कई घंटे इसी तरह बुलंद आवाज से रोती रहेगी। बाल बिखराए, सर पर हाथ रखे, गीले गालों, लरसते वजूद, बुलंद सिसकियों और आंखों में लहराती वहशत के साथ वो फलक का सिर्फ साया लग रही थी, एक पुराना और बदसूरत साया। उस दोपहर साइकाइट्रिस्ट के क्लिनिक से वापसी पर मामा ने गाड़ी का रुख लिबर्टी की तरफ मोड़ लिया था। उन्हें कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदनी थी। पार्किंग में गाड़ी पार्क करने के बजाय उन्होंने बाहर ही सड़क के एक किनारे पर गाड़ी पार्क कर दी थी। नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना मामा, मैं गाड़ी में ही बैठती हूँ, आपको जो लेना है ले आए। उसने माँ के साथ जाने से इनकार कर दिया था। माँ गाड़ी से उतरकर चली गई। वो सीट की पुश्त से टेक लगाकर सड़क पर चलती हुई ट्रैफिक को देखती रही। सड़क पर गाड़ियों का एक हजूम था। वो बेतासुर आंखों से किसी रोबोट की तरह उन्हें देखती रही।
پھر اچانک اس نے 10-12 سال کے چھوٹے سے قد اور دبلے پتلے وجود کے ایک بچے کو پھٹے پرانے کپڑوں اور ٹوٹی ہوئی چپل پہنے بازو پر کچھ اخبار لٹکائے اپنی گاڑی کی طرف آتے دیکھا تھا۔ وہ بچہ پاس آ کر ایک اخبار ہاتھ میں پکڑ کر کھڑکی کے شیشے پر دستک دینے لگا۔ اسے کسی اخبار میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی وہ اس طرح راستے میں اخبار لیا کرتی تھی، مگر آج بے اختیار اس نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کر دیا تھا۔ اخبار لے لیں باجی؟ اس بچے کی آواز بھی اس کے وجود کی طرح نحیف تھی۔ وہ اخبار اس کے سامنے لہرا رہا تھا، مگر اس کی نظریں گاڑی کے اندر ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ فلک کو کوئی عجیب سا احساس ہوا تھا۔ ڈیش بورڈ کے کونے میں اس نے کچھ روپے پڑے دیکھے تھے۔ ماں اکثر اپنی گاڑی میں اوپر تھوڑی بہت رقم کمپارٹمنٹ اور ڈیش بورڈ کے اوپر ضرور رکھتی تھی۔ اس نے وہ روپے اٹھا کر اس بچے کے ہاتھ میں تھما دیے۔ اس نے کچھ حیرانی سے فلک کو دیکھا، یوں جیسے اس سے فلک سے یہ توقع نہیں تھی۔ یہ روپے رکھ لو، مجھے اخبار کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر یہ تو بہت زیادہ ہے باجی، پھر بھی رکھ لو نا۔ اس نے روپے اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ اس بچے کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے ایک چمک ابھری تھی، پھر وہ 100 کا نوٹ جیب میں ڈال کر کھڑکی سے پیچھے ہٹ گیا۔ فلک نے ایک بار پھر گاڑی کا شیشہ اوپر چڑھا لیا۔ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے وہ اس بچے کو دور جاتا دیکھتی رہی۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ نے اس کے پورے وجود کو پسینے سے شرابور کیا ہوا تھا۔ اسے اس بچے پر ترس آیا تھا۔ پتہ نہیں کون سی مجبوری اسے اس عمر میں یوں خوار کر رہی تھی۔ بچہ بہت دور چلا گیا تھا، مگر فلک کی نظریں ابھی بھی اس پر مرکوز تھیں۔ پھر اچانک اس نے بچے کو بھاگ کر سڑک کراس کرنے کی کوشش کرتے دیکھا اور پھر بائیں سمت سے آنے والی گاڑی نے اسے بہت زور سے چند فٹ اوپر اچھال دیا تھا۔ فلک کے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی تھی۔ وہ اب اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ سڑک پر گزرنے والی ٹریفک نے اسے اس کی نظروں سے اوجھل کر دیا تھا۔ اس نے چند گاڑیوں کو اس جگہ رکتے دیکھا جہاں وہ گرا تھا۔ پھر فٹ پاتھ پر چلنے والے کچھ لوگ بھی تقریباً بھاگتے ہوئے اس جگہ کی طرف آئے تھے۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ کیا بات ہے فلک، کہاں جا رہی ہو؟ ماں گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ رہی تھی۔ وہاں ماما، وہاں ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر گاڑی کے کھلے دروازے سے دور اس جگہ کی طرف اشارہ کیا تھا جہاں برش بڑھتا جا رہا تھا۔ ماں اپنی سیٹ سنبھال چکی تھی۔ ارے فلک، ایسے ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں، تم بھلا وہاں جا کر کیا کرو گی؟ انہوں نے ڈور ہینڈل کو پکڑ کر اس کی طرف والا دروازہ بند کر دیا۔ ماما وہ بچہ، پتہ نہیں وہ، آواز اس کے حلق میں اٹک گئی تھی۔ ماں نے کار سٹارٹ کر لی۔ ارے اتنے لوگ ہیں وہاں، لے جائیں گے اسے ہسپتال، ہم بھلا کیا کر سکتے ہیں وہاں جا کر، اور ویسے بھی مجھے جلدی گھر پہنچنا ہے، مسز انور کے گھر جانا ہے، ان کے بوتیک کا افتتاح ہے۔ وہ بے یقینی سے ماں کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ گاڑی اب سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ کیا انہیں کچھ محسوس نہیں ہوا؟ کچھ بھی نہیں؟ آخر کیوں؟ کیا وہ انسان نہیں تھا؟ ماں اس کی سوچوں سے بے خبر اپنی باتوں میں مصروف تھی۔ اس نے اپنے اندر خلا کو ایک بار پھر پھیلتے ہوئے محسوس کیا۔ یہ بے حسی ہمارے وجود، ہماری کلاس کا حصہ کیوں بن گئی ہے؟ چوٹ کھانے والا اپنا نہ ہو تو کیا اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے؟ میری کلاس مینرز کی بات کرتی ہے، ایٹیکیٹس کا ڈھنڈورا پیٹتی ہے۔ کیا انسانی ہمدردی مینرز سے باہر کی کوئی چیز ہے؟ کیا زندگی گزارنے کے لیے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور بات کرنے کا طریقہ آنا ہی کافی ہے؟ سوالات کی ایک بھرمار نے اسے نئے سرے سے گھیر لیا تھا۔ اور پھر اللہ اتنا دور لگتا ہے تو ہمیں اس بات کا شکوہ کرنے کا کیا حق ہے؟ اس نے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا۔ وہ اب بھی مسلسل بول رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر اس بچے کا چہرہ آ گیا تھا، گاڑی کے ساتھ ٹکرانے کے بعد اچھلتا ہوا اس کا وجود اور ہوا میں لہراتے ہوئے اخبارات۔ اس نے اپنے وجود کو ریت کا ڈھیر بنتے محسوس کیا۔ مما چپ ہو جائیں، فار گاڈ سیک چپ ہو جائیں، بند کر دیں یہ ساری باتیں، میرا دم گھٹ رہا ہے، بس خاموش ہو جائیں، یہ سب کچھ مجھے نہ بتائیں۔ وہ پاگلوں کی طرح کانوں پر ہاتھ رکھ کر یکدم چیخنے لگی تھی۔ میمونہ کچھ خوفزدہ ہو کر خاموش ہو گئی۔ ابھی تو سائیکیٹرسٹ کے ساتھ سیشن کروا کر لائی ہوں، اور پھر بھی آدھے گھنٹے بعد ہی اس کا یہ حال ہو گیا ہے؟ میمونہ نے مایوسی سے سوچا۔ اگلے کئی دن تک وہ گمسم اپنے کمرے میں قید رہی۔ کوشش کے باوجود اس بچے کو وہ اپنے ذہن سے محو نہیں کر سکی۔ وہ تو جیسے اس کے ذہن پر نقش ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں اسے کتنی چوٹ آئی تھی، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہوگا یا نہیں۔ اس دن عصر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے کمرے کی کھڑکیوں کے پاس رکھی ایزی چیئر کے اوپر آ کر بیٹھ گئی۔ کھڑکی کے باہر لان میں مدھم آوازیں ابھر رہی تھیں۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے آواز کو پہچاننے کی کوشش کی۔ پھر اس نے الفاظ کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی۔ آواز اس کے ڈرائیور کی بیٹی رضیہ کی تھی، جو ٹوٹے پھوٹے تلفظ کے ساتھ انگلش کا کوئی سبق دہرا رہی تھی۔ ابو بن ادھم ایک عابد اور پرہیزگار شخص تھے۔ ایک رات کو اچانک ان کی آنکھ کھل گئی۔ ان کا کمرہ نور سے روشن تھا۔ انہوں نے ایک فرشتے کو دیکھا جو اپنی سنہری کتاب میں کچھ لکھ رہا تھا۔ بہت آہستگی سے فلک نے اپنی بند آنکھیں کھول دی۔ اس کی سماعتیں اب کھڑکی کے باہر گونجنے والی آواز پر مرکوز تھیں۔ رضیہ تقریباً ہر لفظ کو بہت برے طریقے سے ادا کر رہی تھی، مگر وہ پھر بھی لفظوں کو پہچان رہی تھی۔
अबू बिन अदम ने फरिश्ते से पूछा कि वो क्या कर रहा है, तो उसने कहा कि उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। फलक अब सांस तक रोक चुकी थी, उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। रजिया अब लड़खड़ाती आवाज के साथ रुक रुक कर बोल रही थी। अबू बिन अदम ने पूछा कि इस फहरिस्त में क्या उनका नाम भी शामिल है? फरिश्ते ने नफी में जवाब दिया तो अबू बिन अदम ने दरख्वास्त की कि उनका नाम उन लोगों में शामिल कर लिया जाए जो अपने साथी इंसानों से मोहब्बत करते हैं। फलक को अपनी आंखों में कुछ किरचियां सी चुभती महसूस हुई। फरिश्ते ने अबू बिन अदम का नाम लिखा और गायब हो गया। अगली रात फरिश्ता फिर आया। उसने अबू बिन अदम को उन लोगों की लिस्ट दिखाई जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। अबू बिन अदम का नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर जगमगा रहा था। रजिया एक बार फिर अपने सबक को शुरू से पढ़ने में मसरूफ थी और फलक अंदर किसी पत्थर के बुत की तरह साकित बैठी थी। गालों पर फिसलता हुआ गर्म पानी उसकी गोद में रखे हुए हाथों पर गिर रहा था। और मैं तुम तक किसी इंसान के लिए कुछ किए बगैर ही पहुंचना चाहती थी, तो फिर तुम रास्ता कैसे दिखाते? और अब अगर मैं लोगों के जरिए तुम तक आऊं तो क्या तुम मुझे मिल जाओगे? कैसे लोग होते हैं अल्लाह जिनसे तू मोहब्बत करता है, जिन्हें तू चाहता है, जिन्हें तू मिल जाता है? क्या अबू बिन अदम जैसे लोग? और उनकी तरह कैसे बना जाता है? अल्लाह तू बता ना, उनमें क्या खास चीज होती है? उसका जहन जैसे किसी गर्दाब में फंसा हुआ था। बाजी, ये घर है उसका। बिला आखिर एक घर के सामने पहुंचकर वो लड़का रुक ही गया था। उसने आगे बढ़कर एक झुग्गी के दरवाजे पर दस्तक दी। फलक तायराना नजरों से उस खस्ता हाल झुग्गी का जायजा लेती रही। चंद लम्हों बाद 17-18 साल की एक लड़की ने दरवाजा खोला। ये बाजी माजिद से मिलना चाहती हैं। उसके साथ आने वाले बच्चे ने जैसे उसका तारुफ करवाया था। उस लड़की के चेहरे पर ताज्जुब और सरासीमगी इकट्ठी उभरी थी। अब साथ लाने वाला बच्चा चला गया था। तुम माजिद की बहन हो? फलक ने पूछा। हाँ, मैं अंदर आ जाऊं क्या? फलक दरवाजा पार करके अंदर आ गई थी। झुग्गी की हर चीज अपने मकीनों की खस्ताहाली का मुंह बोलता सबूत थी। अंदर अजीब सी घुटन और हब्स था, यूं जैसे वहां हवा का गुजर कभी ना हुआ हो। फलक को बेख्तियार अपना 6 कनाल का घर याद आया। उसका बाथरूम भी इस कमरे से ज्यादा बड़ा था। लड़की की तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसे कहाँ बिठाए। सादा लिबास में मलबूस होने के बावजूद वो अपने चेहरे और हुलिये से उसे कोई मामूली औरत नहीं लग रही थी। उसने कुछ बोखलाहट के बाद एक झलंगा सी चारपाई उसके सामने बिछा दी। फलक चारपाई पर बैठने के बजाय मिट्टी से लेपे हुए फर्श पर बैठ गई थी। लड़की तो जैसे सख्ते में आ गई। फिर कुछ हिचकिचाहट के बाद वो खुद भी फलक के पास ही फर्श पर बैठ गई थी। तुम्हारी अम्मी कहाँ हैं? वो तो कुछ घरों में काम करती हैं जी, वहां गई हुई है। और अब्बू? उन्हें तो मरे हुए 2 साल हो गए हैं जी। कितने बहन भाई हो तुम? 3 बहनें और 2 भाई। माजिद के मरने का मुझे बहुत अफसोस हुआ है। तुम्हारा दूसरा भाई क्या उससे बड़ा है? नहीं जी, वो तो सिर्फ 7 साल का है। तो तुम सबसे बड़ी हो? हाँ जी, बाकी 2 अम्मा के साथ लोगों के घर काम करने जाती हैं। मैं घर पर होती हूँ, कपड़े सीती हूँ जी, लिफाफे बनाती हूँ और भी बहुत से काम करती हूँ। तुम्हें कोई काम करवाना है क्या? फलक गुमसुम उसके चेहरे को देख रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी आस थी। फलक ने अपना बैग खोला था, फिर एक पैकेट निकालकर उसके सामने रख दिया। ये कुछ रुपए हैं, तुम अपनी अम्मी को दे देना। मैं दोबारा आऊंगी। तुम लोगों को किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। वो लड़की को हक्का बक्का छोड़कर वहां से निकल आई थी। उस दिन वो उस बच्चे के बारे में पूछने के लिए उसी सड़क पर आई थी। सड़क पर अखबार बेचने वाले बच्चों से उसने उस बच्चे के बारे में पूछा था और ये जानकर वो दिल गिरफ्तार सी हो गई थी कि वो बच्चा मर चुका है। क्या तुम मुझे उसका पता बता सकते हो? फलक ने एक बच्चे से कहा था। वो बच्चा कुछ हिचकिचाहट के बाद उसे उस इलाके में ले आया जहां झुग्गियों और टूटे फूटे मकानों का पूरा जहां आबाद था। और फिर वो माजिद के घर पहुंच गई थी। अपने घर वापस आते हुए उसे पहली बार अपने घर की दरो दीवार मानूस नहीं लग रहे थे। उसे आधे घंटे पहले देखी हुई वो झुग्गी याद आ गई थी। उसे यूं लगा था जैसे किसी ने उसे हलक से दबोच लिया था। लोग तो किन किन चीजों के बगैर रह रहे हैं, और मुझे लगता है कि दुनिया में किसी पर अगर कयामत टूटी है तो वो मैं ही हूं। 6 कनाल के बंगले में रहकर, 8-8 लाख की गाड़ियों में फिरकर, अपने वजूद को आसाइशों से सजाकर और अपने पेट को दुनिया की हर नेमत से भरकर, आखिर मुझे किस अल्लाह की तलाश है? वो आखिर मुझ पर नजर करे तो क्यों करे? मुझसे मोहब्बत करे तो क्यों करे? मर्द मोहब्बत करे तो तहाइफ का ढेर औरत के सामने लगा देता है, उसके लिए बेतहाशा रुपया खर्च करता है, उसे होटल्स में लेकर जाता है। वो किसी चीज की तरफ इशारा करे तो ये मुमकिन नहीं कि वो उसे खरीद कर ना दे। औरत मर्द से मोहब्बत करती है तो उस मर्द के इशारे पर चलती है। वो उससे रुपया मांगे तो वो सोच झूठ बोलकर हर कीमत पर उसे रुपया देती है। अल्लाह से इंसान मोहब्बत करता है और ये चाहता है कि अल्लाह भी उससे मोहब्बत करे, मगर मोहब्बत के लिए वो कुछ देने को तैयार नहीं। अल्लाह के नाम पर इंसान वही चीज दूसरों को देता है जिसे वो अच्छी तरह इस्तेमाल कर चुका हो या फिर जिससे उसका दिल भर चुका हो, चाहे वो लिबास हो या जूता। वो तो खैरात करने वाले के दिल से उतरी हुई चीज होती है और उस चीज के बदले वो अल्लाह के दिल में उतरना चाहता है।
वो चाहता है उस पुराने लिबास, घिसी हुई चप्पल या एक प्लेट चावल के बदले उसे जन्नत में घर मिल जाए। अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करना शुरू कर दे, उसके बिगड़े काम संवरने लगे। वो जानता है अल्लाह को दिलों तक सुरंग बनाना आता है, फिर भी वो अल्लाह को धोखा देना चाहता है। और मैं फलक शेर अफगन सिर्फ आंसू बहाकर मसल्ले पर बैठकर सिर्फ अल्लाह का नाम ले लेकर अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना चाहती हूँ, उसकी नजर चाहती हूँ, मगर उसके लिए कुछ करना नहीं चाहती। कोई उसके दिल को जैसे मुट्ठी में ले रहा था। लाउंज के अंदर जाने के बजाय वो बाहर दरवाजे के पास बैठ गई। सामने नजर आने वाला वसी और रीज लॉन जैसे उसे होला रहा था। उसने अपनी कमीज के दामन को पकड़ कर देखा। लिबास सादा था मगर कीमती था। उसे याद था चंद माह पहले उसने कराची से सलमान के साथ गर्मियों के मलबूसात की शॉपिंग की थी। तब अभी वो वाकया पेश नहीं आया था। उसे तो इस कपड़े की कीमत भी याद नहीं थी, मगर ये याद था कि वो कीमत हजारों में थी। ये कनात है, ये सबर है, ये आजिज़ी है, हाँ, और मुझे अल्लाह चाहिए। उसका दिल डूब गया था। कमीज को उसने हाथ से छोड़ दिया। पाँव में पहने जूते पर उसकी नजर पड़ी। उसने दाहिने पैर का जूता उतार कर हाथ में पकड़ लिया। उसे याद आया था आज वो जिस इलाके से होकर आई थी वहां उसने बहुत सी औरतों और बच्चों के पैरों में मामूली सी चप्पल तक नहीं देखी थी। इस जूते की कीमत भला क्या होगी? उसने सोचने की कोशिश की। उसे याद नहीं आया, क्योंकि वो हर माह शॉपिंग पर जाने पर 2-4 जूते जरूर खरीद लिया करती थी और महीने में 6-7 बार वो शॉपिंग पर चली जाया करती थी। उसे याद भी नहीं था कि ये जूता उसने कब खरीदा था, मगर वो ये जरूर जानती थी कि उसका कोई जूता भी 1000 से कम नहीं होता था। उसके लरसते हुए हाथों से जूता गिर गया। वहीं दीवार के साथ पेशानी टेक कर उसने सिसकियों के साथ रोना शुरू कर दिया। शायद किसी मुलाजिम ने अंदर जाकर उसकी माँ को इत्तला दी और वो तकरीबन भागती हुई बाहर आई। फलक, तुम वापस आ गई? क्या हुआ है मेरी जान, क्यों इस तरह रो रही हो? मम्मा, आपको पता है मुझे अल्लाह क्यों नहीं मिल सकता? मेरे और अल्लाह के दरमियान ख्वाहिशों की दीवार है, आसाइशों की दीवार है। मैंने अपने इर्द गिर्द दुनिया की इतनी चीजें इकट्ठी कर ली हैं कि अल्लाह तो मेरे पास आ ही नहीं सकता। अबू बिन आदम को उसकी मोहब्बत की चाह थी तो अल्लाह ने उसे अपनी मोहब्बत दे दी। मेरी तमन्ना तो ये चीजें थी, आसाइशात थी। सलमान था, मुझे उसने बस ये सब कुछ ही दिया। जिसे वो अपनी मोहब्बत दे देता है उसे फिर और किसी चीज की ख्वाहिश नहीं रहती मम्मा, और जिसे दुनिया देता है उसकी ख्वाहिश भूख बन जाती है, कभी खत्म ही नहीं होती। अबू बिन आदम जैसे लोग कितने खुश नसीब होते हैं ना, और मेरे जैसे लोग। वो माँ के कंधे पर सर रखकर बिलक बिलक कर रोने लगी। कौन अबू बिन आदम? क्या कह रही हो तुम? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। मम्मा, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। जिन लोगों की समझ में आ जाता है उन्हें सब कुछ मिल जाता है। मेरे जैसे लोग तो सारी जिंदगी समझने की कोशिश ही करते रह जाते हैं। तो मैं फिर दौरा पड़ गया है, फिर वही जुनून सवार हो गया है। ये जुनून नहीं है मम्मा। वो एकदम खड़ी हो गई थी। ये जुनून है। उसने जमीन पर पड़ा हुआ अपना जूता उन्हें दिखाते हुए कहा, ये जुनून है मम्मा। अब वो अपनी कमीज पकड़कर उन्हें दिखा रही थी। ये लाखों की गाड़ियां जुनून है। उसने पोर्च की तरफ इशारा किया। ये करोड़ों के घर जुनून है। आए आए, मैं आपको दिखाऊं और क्या कुछ जुनून है। वो उनका हाथ पकड़कर खींचती हुई उन्हें घर के अंदर ले गई। ये कारपेट जुनून है, जिन पर चलते हुए हमें लोगों के पैरों में चुभते हुए पत्थर और कांटे महसूस नहीं होते। ये आलीशान और कीमती फर्नीचर जुनून है, जिन पर बैठकर हमें अपना वजूद भी उतना ही आलीशान और कीमती लगने लगता है। वो लाउंज में आकर चिल्लाने लगी थी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है फलक। माँ तो अब घबरा गई थी। हाँ मम्मा, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं पागल हो गई हूँ। मेरे और आप जैसे सारे लोग पागल ही तो होते हैं। हम लोगों ने चीजों से इतना इश्क किया है कि इस दुनिया में रहने वाले इंसानों की जिंदगी को आजाब बना दिया। हम सब पागलों ने मिलकर। आए मैं दिखाऊं मुझे किन चीजों ने पागल बनाया है। वो एक बार फिर उनका हाथ पकड़कर खींचती हुई अपने बेडरूम में ले आई। रोते हुए उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखे हुए परफ्यूम उनकी तरफ उछालने शुरू कर दिए। ये भी जुनून है। मेरे और आप जैसे लोग अपने अंदर की बदबू को छुपाने के लिए ये परफ्यूम खुद पर उंडेलते हैं, अपने चेहरे और वजूद को मेकअप से रंगते हैं। उसने अब अपनी वार्डरोब खोलकर कपड़े बाहर फेंकने शुरू कर दिए। ये है जुनून मम्मा। ये अबू बिन आदम जैसे लोग लिबास से जिस्म को छुपाने का काम लेते हैं, और हमारे जैसे लोग जिस्म को दिखाने का। ये महंगे कपड़े पहनकर हमें चीथड़ों में फिरने वाले लोग जानवर लगते हैं। ये जुनून है मम्मा। अब उसने अपनी दराज खोलकर जेवर कमरे में उछालने शुरू कर दिए। ये जुनून है। यहाँ कितने लोग हैं मम्मा जो एक वक्त खाने के लिए सुबह से शाम तक जानवरों की तरह काम करते हैं, फिर भी बहुत दफा उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता। जो रात को सोए तो उन्हें ये भी यकीन नहीं होता कि सुबह तक झुग्गी की हिलती हुई छत उनके घर को घर रहने देगी या मलबे का ढेर बना देगी। माजिद जैसे बच्चों के लिए कोई बचपन सिरे से होता ही नहीं। उनकी जिंदगी पैदाइश से मरने तक सिर्फ बुढ़ापा होती है। और मेरे जैसे लोग रुपया सिर्फ जिंदगी की बुनियादी जरूरियात पर ही खर्च नहीं करते, फिर उन्हें अपने वजूद पर जेवर बनाकर लटका भी लेते हैं। जिस्म के हर हिस्से पर, पाँव में, उंगलियों में, कलाइयों में, कानों में, नाक में, गर्दन में, माथे पर, सर पर। क्या हक पहुंचता है मम्मा मुझे और आप जैसे लोगों को ये जुल्म करने का? क्या हक पहुंचता है? फिर डाके क्यों ना पड़े?
हम जैसे लोगों के घरों पर दिन दहाड़े सड़क पर हमारा जेवर क्यों ना लूटा जाए। वो अब बिलक रही थी। उसकी माँ दमबखूद उसे देख रही थी। उसने आगे बढ़कर बेडरूम रेफ्रिजरेटर खोल दिया। ये चीजें हैं मम्मा जिन्होंने मुझे पागल कर दिया है। इन चीजों को खाने के बाद हमें रोटी के सूखे टुकड़ों से पेट भरने वाले कीड़े लगते हैं, इंसान नहीं। अरे ये सब खुदा की रहमत है फलक, उसका फजल है। वो जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे। हमें दिया है तो हमें इसे खर्च करने का हक है ना। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि खुदा ने तुम्हें इन सब चीजों से महरूम नहीं किया। मैमूना पहली बार बिला आखिर हिम्मत करके बोली, मम्मा दौलत फजल नहीं है, आजमाइश है। खाने की चीजों से भरा हुआ ये फ्रिज रहमत नहीं हो सकता। कपड़ों से भरी हुई ये वार्डरोब रहमत नहीं हो सकती। ज्वेलरी से भरे हुए ये दराज और रुपए से भरा हुआ ये लॉकर भी रहमत नहीं। ये गाड़ियां, ये बंगले, ये सब कुछ रहमत नहीं, फजल नहीं। ममा इसराफ है, कमीनगी है, खुदगर्जी है, जलालत है। आपके और मेरे पास ये रहमत और फजल है तो इस घर के नौकर हमारी उतरन क्यों पहनते हैं, टूटे हुए क्वार्टरों में क्यों रहते हैं? इस रहमत और फजल की हिफाजत के लिए जो गार्ड गेट पर खड़े हैं वो टूटी हुई साइकिलों पर क्यों जाते हैं? इस घर में रहने वाले नौकरों के बच्चे चीजों के लिए क्यों तरसते हैं? हमने अल्लाह की रहमत और फजल में से उन्हें क्या दिया? अपनी उतरने, बचा हुआ खाना, झिड़कियां, तनख्वाहों में से कटौती। आपने कभी नौकरों के बच्चों से पूछा कि वो स्कूल किस तरह जाते हैं? अगर पैदल जाते हैं तो आपने कभी उन 10 गाड़ियों में से किसी एक पर चंद घंटों के लिए उन्हें सफर करने दिया? अगर स्कूल नहीं जाते तो आपने कभी जानने की कोशिश की कि क्यों नहीं जाते? मैं सोचती हूँ काश अल्लाह मुझे कुछ ना देता, फिर मैं उससे ये सब कुछ मांगती। मांगने का ही सही, मगर उसके और मेरे दरमियान कोई रिश्ता तो होता ना। 26 साल में एक बार ही सही कभी मैं उससे कुछ मांगती तो, और फिर वो मुझे वो चीज दे देता तो मैं खुश होकर उसे और याद करती, उसका शुक्र अदा करती। और अगर वो मेरी दुआ कबूल ना करता तो भी मैं शुक्र करती, उसकी रजा पर खुश रहती। और ये शुक्र गुजारी और सब्र अल्लाह को कितना खुश करता। ममा ये जो लोग हमें कीड़े और जानवर लगते हैं ना, ये खुदा के नजदीक क्या है, काश आपको भी पता चल जाता। वो अब कारपेट पर घुटनों के बल गिरे दोनों हाथों से चेहरा ढांपे दाढ़े मार मार कर रो रही थी। मैमूना बेबसी से उसके पास खड़ी थी। इस उम्र में अकलौती औलाद को इस तरह खवार होते भी देखना था। उन्हें बेख्तियार रोना आया। अगले 3 हफ्ते वो हॉस्पिटल रही। एक बार फिर वो नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो गई थी। इस बार पिछली बार की निस्बत उसकी कैफियत ज्यादा खराब थी। जब तक वो ट्रैंकुलाइजर्स के जरिए से रहती सब कुछ ठीक रहता, मगर जब भी वो होश में आती चीखने चिल्लाने लगती। उसके सर में दर्द होता, वो दम घुटने की शिकायत करती। उसकी भूख प्यास खत्म हो गई थी। 3 हफ्ते बाद आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल होती गई। शेर अफगन डॉक्टर से मशवरे के बाद उसे घर ले आए थे। उन्होंने सोच लिया था कि वो उसे अमेरिका भिजवा देंगे। उनका ख्याल था कि माहौल की तब्दीली उसकी जहनी हालत को बेहतर कर देगी। उस सुबह मैमूना ने उसे कमरे से कुछ बैग्स के साथ निकलते देखा था तो वो होल गई। कहाँ जा रही हो फलक? थोड़ी देर में आ जाऊंगी मामा। वो आज खिलाफे मामूल बहुत पुरसकून लग रही थी। मगर कहाँ जा रही हो और इन बैग्स में क्या है? मेरी चीजें हैं मामा, किसी को देने जा रही हूँ। किसको देने जा रही हो? जिनको जरूरत है। मैं देखना चाहती हूँ मामा इन चीजों के बगैर कैसे रहा जाता है। कल रात मैंने एक किताब में पढ़ा कि जिनका दिल मोमिन होता है वो खुदा के नाम पर कुछ भी दे सकते हैं, किसी मलाल के बगैर। मैं देखना चाहती हूँ मामा, क्या मेरा मोमिन का दिल है? क्या अपनी बेहतरीन और पसंदीदा चीजें दूसरे को देने पर मुझे मलाल होता है? मैमूना उसे रोकना चाह रही थी मगर वो कामयाब नहीं हुई। वो चली गई थी। अरे वो जो करती है उससे करने दो। अगर ये सब करने से वो ठीक हो सकती है तो ये सब कुछ महंगा नहीं है। देने दो जो वो देना चाहती है। उसके जाने के बाद माँ ने घबराकर शेर अफगन को फोन किया था और उन्होंने उसे ये जवाब दिया था। फिर वो खामोश हो गई थी। फिर ये सब कई हफ्ते होता रहा। उसने अपनी तकरीबन तमाम चीजें मुख्तलिफ इदारों को अतिया कर दी। वो रोज सुबह घर से पैदल निकल जाती, कभी SOS विलेज जाकर पूरा दिन वहां बच्चों को पढ़ाती रहती या फिर छोटे बच्चों को संभालती, कभी फाउंटेन हाउस जाकर शिज़ोफ्रेनिया के मरीजों की देखभाल करती। जिंदगी में पहली बार उसने वैगनों में सफर करना सीखा था। लोगों के हजूम में धक्के खाते हुए, मुश्किलों से अपनी जगह बनाते हुए उसने इस तकलीफ को महसूस किया था जो उसके इर्द गिर्द नजर आने वाले आम लोगों का मुकद्दर थी। जिंदगी में पहली बार वो अपने चीजें खरीदने उन मामूली बाजारों की छोटी छोटी दुकानों में जाने लगी, पहले जिनके तस्वुर से भी उसका दम घुटता था। अपने वजूद को सर से पांव तक एक स्याह चादर से छुपाए वो लोगों के चेहरे हसरत से देखती और हर चेहरे को देखकर उसे यूं लगता जैसे अल्लाह उसी बंदे से ही मोहब्बत करता होगा। उस दिन अपने घर की तरफ आते हुए उसे अचानक कुछ याद आया था। उसने सड़क पर चलते हुए अचानक पैरों से चप्पल उतारकर पैदल गर्म सड़क पर चलना शुरू कर दिया था। गर्म सड़क और उस पर पड़े हुए पत्थर उसके पैरों के तलवों को झुलसाने लगे थे। वो गीली आंखों और जलते तलवों के साथ दूर तक चलती रही। फिर जब तकलीफ उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने चप्पल पैरों में पहन ली। अब उसे उन लोगों के गंदे और नंगे पैरों से घिन नहीं आ रही थी जो किसी जूते से बेनियाज सामान कंधों पर उठाए इधर उधर जाते उसे नजर आते तो उसे वहशत होती थी। घर आकर उसने अलमारी में पड़े हुए चंद आखिरी जूते निकाले। आमिना, ये लो,
ये जूते तुम पहन लेना। वो जूते लेकर घर के पीछे सर्वेंट क्वार्टर गई थी और वहां उसने अपनी नौकरानी के पैरों में इतनी अकीदत और आजिजी से झुककर वो जूते रखे थे कि वो घबरा गई। बीबी के दिमाग को वाकई कुछ हो गया है। मैमूना और शेर अफगन ने जैसे उसके हाल पर सब्र कर लिया था, उनके लिए इतना ही काफी था कि अब वो पहले की तरह मामूली बातों पर रोती थी और ना ही उस पर डिप्रेशन के दौरे पड़ते थे। वो सुबह घर से निकलती, दोपहर को मुकर्ररा वक्त पर घर आ जाती, फिर खामोशी से अपने कमरे में बैठकर कुरान पाक का इंग्लिश तर्जुमा पढ़ती। उनका ख्याल था कि आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल होती जाएगी और फिर वो सलमान से तलाक लेकर उसे बाहर भिजवा देंगे। उन्होंने उसके मुंह से यहाँ आने के बाद कभी सलमान का जिक्र नहीं सुना था। सलमान से कोई शिकवा, उसकी कोई शिकायत, अपना कोई पछतावा वो अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं बताती थी। रमज़ान का महीना शुरू हो चुका था। रमज़ान के पहले जुमे को वो सलातो तस्बीह पढ़ने शहर के वस्त में वाक़ एक जामिया मस्जिद में आई थी। वैगन से उतरने के बाद मस्जिद की तरफ आते हुए उसने फुटपाथ पर एक दरख्त के नीचे एक बूढ़े आदमी को कुछ रुपए गिनते देखा था। वो लाशऊरी तौर पर उस आदमी से कुछ फासले पर खड़ी हो गई। वो आदमी मुख्तलिफ मालियत के मुड़े तुड़े और मैले कुचैले नोट और सिक्के फुटपाथ पर गिन गिन कर रखता जा रहा था। एक बार गिनने के बाद उसने दोबारा रुपए गिनने शुरू कर दिए। क्या बात है बाबा? बूढ़े आदमी ने सर उठाकर उसे देखा, फिर लरसती हुई आवाज में कहा, बेटा मेरे 20 रुपए गिर गए हैं कल की दिहाड़ी में से। फलक ने चंद लम्हे उस बूढ़े आदमी के झुके हुए सर को देखा और फिर अपनी चादर के पल्लू को खोलकर उसमें बंधे हुए रुपए निकाल लिए। 50 का नोट तुड़वाकर उसने 10 रुपए वैगन वाले को किराए के तौर पर दिए। बाकी 40 रुपए उसने पल्लू में बांध लिए थे। अब वो 40 रुपए उसने झुककर उस बूढ़े आदमी के सामने रख दिए। ये लें बाबा। फिर वो धीमे कदमों से चलते हुए मस्जिद की तरफ बढ़ गई थी। आज वो पहली बार बिल्कुल खाली हाथ थी, लेकिन उसे कोई रंज नहीं था। वो जानती थी कि वापसी पर उसे 4 मील का फासला पैदल तय करना होगा, वो भी रोजे की हालत में, मगर वो उस चीज के बारे में नहीं सोच रही थी। सलातो तस्बीह की नमाज पढ़ने के बाद वो मस्जिद से बाहर निकल रही थी जब अचानक बगैर किसी वजह के उसका दिल भर आया। पता नहीं क्यों उसका दिल घर जाने को नहीं चाह रहा था। वो सीढ़ियों के किनारे पर बैठ गई। औरतें मस्जिद के उस मखसूस दरवाजे से निकल कर जा रही थीं। वो घुटनों में सर छुपाए वहीं बैठी रही। तुझे क्या हुआ है? किसी ने उसके सर पर हाथ रखकर पूछा था। उसने सर उठाया। वो एक बूढ़ी औरत थी जो उसके सामने सीढ़ी पर खड़ी थी। पता नहीं अम्मा। किसके साथ आई है बेटा? पता नहीं। रोती क्यों है तू? ये भी पता नहीं। कोई बीमारी लग गई है क्या? बीमारी नहीं अम्मा, रोग। हाय हाय, इस जवानी में रोग लग गया। ये रोग जवानी में ही लगते हैं अम्मा। घर क्यों नहीं जाती? घर हो तो जाऊं ना। घर चाहिए क्या? नहीं। तो फिर? तुम्हें क्या बताऊं अम्मा, मुझे क्या चाहिए? अरे तू बता तो सही। बताने से मिल जाएगा क्या? सब कुछ बताने से ही मिलता है, ना बताने से कैसे मिलेगा? मांगना पड़ता है, कहना पड़ता है, मिन्नत करनी पड़ती है। वजूद के नसीब में है भिखारी होना, बस जात भिखारी नहीं हो सकती। वो सुन्न हो गई थी। एक सर्द लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में से गुजर गई थी। उसने सर उठाकर बूढ़ी औरत का चेहरा देखा था। वजूद के मुकद्दर में मांगना है, जात का वस्फ देना है। कोई इश्क मांगता है, कोई दुनिया, और जो ये नहीं मांगता वो ख्वाहिश का ना होना मांगता है। उसने बेख्तियार उस बूढ़ी औरत का हाथ थाम लिया था, दोनों हाथों से पूरी ताकत से, यूं जैसे वो गायब हो जाएगी। तू बता, तुझे क्या चाहिए? पिछले 1 साल से जो फिक्रे रात दिन उसके कानों में गूंजते रहे थे, वो उन्हें सुनने में गलती नहीं कर सकती थी। पूरे 2 साल बाद उसने एक बार फिर वही कलमात उस औरत के मुंह से सुने थे जो दरिया के किनारे बैठे हुए उस फकीर ने कहे थे। हाँ तू बता, तुझे क्या चाहिए? औरत एक बार फिर उससे पूछ रही थी। उसका पूरा वजूद किसी पत्ते की तरह लरज रहा था। मुझे कुल चाहिए, मुझे जात चाहिए, मुझे अल्लाह चाहिए, सिर्फ अल्लाह चाहिए। वो किसी नन्हे बच्चे की तरह उसका हाथ पकड़कर बिलखने लगी थी। उससे कहो मुझे देखे, उससे कहो ना मुझ पर नजर करे, एक बार, एक लम्हे के लिए। मैं देखने के काबिल नहीं हूं, पर उससे कहो मुझे देखे, उसे कहो मेरे गंदे वजूद पर भी एक बार अपनी नजर करे। उसे तो ठोकर मारना नहीं आता ना, उसे तो धुतकारना नहीं आता ना, वो तो फर्क नहीं करता, वो तो आस नहीं तोड़ता। उसने अब औरत का हाथ छोड़कर उसके आगे अपने हाथ जोड़ दिए। तुझे बनाया है उसने, तो क्या तुझे छोड़ देगा? कभी माँ मेले में बच्चे की उंगली छोड़ती है? अगर छूट भी जाए तो बच्चा इतना बेकरार नहीं होता जितनी माँ होती है। तो फिर अल्लाह इंसान को कैसे छोड़ सकता है? तुझे कैसे छोड़ सकता है? उसकी नजर में जो एक बार आ जाता है हमेशा रहता है। उसने उस औरत के मुंह से एक बार फिर वही लफ्ज सुने थे। उसने सीढ़ी से टेक लगा ली। एक अजीब सी ठंडक उसे अपने हिसार में ले रही थी। बहुत गहरा सुकून उसके अंदर उतरता जा रहा था। उसके आंसू थम गए थे। घर जा, अब और क्या चाहिए तुझे? उस औरत ने एक बार फिर उससे कहा। फलक ने गहरा सांस लेकर आंखें बंद कर ली।
चली जाऊंगी अम्मा, अब वाकई और क्या चाहिए मुझे। बुड़बुड़ाते हुए उसने आंखें खोल दी। सामने सीढ़ी पर अब कोई नहीं था, वो औरत गायब हो चुकी थी। वो पुरसकून अंदाज में वहीं बैठी रही। फलक ने अब उसे तलाश करने की कोशिश नहीं की थी। वो आईने के सामने खड़ी हो गई। बहुत अरसे बाद उसने आईने के सामने खड़े होकर अपने वजूद को देखा था। 1 साल ने कितनी बहुत सी तब्दीलियां कर दी थीं। हर चीज़ में, बातिन में, जाहिर में उसने मुंह पर पानी के छींटे मारे। आईने के सामने खड़े होकर उसने दाएं हाथ से चेहरे के हर हिस्से को छुआ। आज कुछ भी दिलफरेब नहीं लग रहा था। आज पहले की तरह अपना वजूद आईने में देखकर उस पर सहर नहीं हो रहा था। उसे एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। पूरे 1 साल बाद वो आज ब्यूटी पार्लर गई। माँ के साथ वो बहुत खुश थी। उसके नॉर्मल हो जाने पर माँ ने उसका फेशियल करवाया, प्लकिंग, थ्रेडिंग, ब्लीचिंग। वो आईने में अपना चेहरा देखती रही। उसने पहले की तरह ब्यूटिशियन के काम में बार बार मुदाखलत नहीं की और ना ही कोई एतराज़ किया। ब्यूटी पार्लर से निकलते हुए उसने जिस्म के गिर्द लिपटी हुई चादर को एक बार फिर अच्छी तरह लपेट लिया। मैमूना के माथे पर कुछ शिकने उभरी थी। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ये सब भी ठीक हो जाएगा, उन्होंने खुद को दिल ही दिल में समझाया। तुमने अपनी स्किन का सत्यानाश कर लिया है फलक। अल्लाह ने मेरे दिल के दाग साफ कर दिए हैं मम्मा, चेहरे की मुझे फिक्र नहीं है। मैमूना खामोश रही। वो नहीं चाहती थी कि वो दोबारा पहले जैसी बातें करने लगे। और अब वो आईने के सामने खड़ी देख रही थी उसी वजूद को जिससे उसे इश्क था, फ़ख्र था, और अब सब कुछ जैसे धुआं बनकर उड़ चुका था। इश्क भी, फ़ख्र भी। वो एक गहरी सांस लेकर आईने के सामने से हट गई। फलक, फलक, सलमान आया है। एकदम मैमूना उसके कमरे में आई। खुशी उनके पोर पोर से झलक रही थी। उसने एक लम्हे को नजरें उठाकर माँ को देखा, फिर नजर हटा ली। जानती हूँ मम्मा कि वो आ गया है, जानती थी कि वो आ जाएगा। वो उस औरत को तलाक देकर आया है फलक, माफी मांगी है उसने, कहता है तुम्हें लेने आया है। बुरा किया उसने? फलक ने चंद लम्हे माँ का चेहरा देखने के बाद कहा। अरे ठीक किया उसने, बिल्कुल ठीक किया। उस औरत के साथ यही होना चाहिए। तुम्हें क्या पता उसने किस तरह दोनों हाथों से उसका रुपया लुटाया है। तुम तो बस मम्मा चुप हो जाए, कुछ ना कहें, ना उस औरत के बारे में, ना रुपये के बारे में, ना सलमान के बारे में। वो तुमसे मिलना चाहता है फलक, भेज दे उसे। वो अब भी उसी तरह पुरसकून थी। मैमूना मुस्कुराकर कमरे से निकल गई। पूरे 1 साल बाद दरवाजे से वो वजूद अंदर आया था जिसे देखकर उसकी धड़कन रुक जाया करती थी, जिसके चेहरे से वो कोशिश के बावजूद नजर नहीं हटा सकती थी, जिसकी आवाज़ उसके जहन में नहीं दिल में गूंजती थी, जिससे चंद लम्हों से ज्यादा नजरें मिलाए रखना उसके लिए बहुत दुश्वार हो जाता था। आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। न दिल धड़कना भूला था, न उससे नजर मिलानी मुश्किल हुई थी। वो पुरसकून अंदाज में उसे कमरे में आता देखती रही। वो शर्मिंदा था, ये उसके चेहरे से आया था। अस्सलाम वालेकुम, गुफ्तगू में पहल फलक ने की थी और वो चौंका था क्योंकि वो हमेशा हेलो कहकर मुखातिब होती थी। अब चंद लम्हों के लिए वो कुछ नहीं बोल सका। फिर उसने कुछ झिझकते हुए वालेकुम अस्सलाम कहा। बैठ जाओ। वो किसी मामूल की तरह सोफे पर बैठ गया। कैसे हो? वो अब हैरान हो रहा था। ठीक हूँ फलक, तुम कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ। उसने सर उठाकर देखा। स्याह कॉटन के लिबास में मलबूस वो स्याही रंग की चादर उड़े हुई थी। वो बहुत देर तक उसके चेहरे से नजर नहीं हटा सका था। उसका चेहरा खिलाफे मामूल मेकअप से आरी था और कोई बहुत ही खास कैफियत लिए हुए था। मैं तुम्हें लेने आया हूँ फलक। जानता हूँ मैं ये बात कहने का हक नहीं रखता, मगर फिर भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ उस सब के लिए जो मैंने किया। मैं नहीं जानता मैंने ये सब कैसे किया है, मगर मैं, उसने धीमी आवाज़ में कहना शुरू किया, तुम्हारी जुदाई ने मुझे जिस चीज़ से नवाजा है उसके आगे मेरे लिए सलमान अंसर या किसी की भी कोई अहमियत नहीं। 26 साल के बाद मैंने 1 साल अल्लाह के साथ गुजारा है और इस पूरे साल में मेरा ध्यान किसी और तरफ गया ही नहीं, तुम्हारी तरफ भी नहीं सलमान। मुझे कोई दुख, कोई अफसोस नहीं है कि 1 साल के लिए तुमने मुझे जो कुछ दिया वो 26 साल नहीं दे सके। मैंने तो इस पूरे साल तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। तुम किसके साथ थे, क्यों थे, इस सब का ख्याल ही नहीं आया। तो फिर तुम क्यों शर्मिंदा हो सलमान? मेरे साथ चलो फलक, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। क्या मेरे लिए इस शख्स की अहमियत इस कमरे में लटके हुए पर्दों, कारपेट, सोफा, बेड, फ्रिज जैसी नहीं होगी? चीज़ें हैं तो हैं, ना हो तो ना सही। और मैं किसी ज़माने में इस शख्स से इतना इश्क करती थी कि इसके अलावा मुझे कुछ नज़र ही नहीं आता था, और अब मुझे ये शख्स नज़र नहीं आ रहा। उसने सोचा और एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नमूदार हुई। मैं चलूंगी सलमान, लेकिन तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जिस फलक से तुमने 4 साल पहले शादी की थी वो मर चुकी है। आज तुम जिसे अपने साथ ले जाना चाहते हो वो कोई और है। उस फलक के लिए सब कुछ तुम थे, इस फलक के लिए सब कुछ अल्लाह है। उस फलक के पास सिर्फ जाहिर था, मेरे पास सिर्फ बातिन है। वो तमाशा देखना भी पसंद करती थी, बनना भी। मुझे ये दोनों चीज़ें पसंद नहीं है। वो सोसाइटी में ज़िंदगी गुजारती थी, मुझे घर के अंदर गुजारना है।
उसे ना ऐब छुपाना आता था ना जिस्म, मैं दोनों को छुपाना चाहती हूँ। तुम अगर इन सब बातों के बावजूद मुझे साथ ले जाना चाहो तो ठीक है, वरना वापस चले जाओ सलमान। अपनी और मेरी जिंदगी तबाह करने की कोशिश ना करो। वो बारी बारी अपने सारे मोहरे आगे बढ़ाती गई थी। मुझे तुम्हारी किसी बात पर एतराज नहीं होगा फलक, तुम सिर्फ मेरे साथ चलो, उसने सलमान को कहते सुना था और वो खड़ी हो गई थी। गाड़ी में बैठने के बाद सलमान ने एक इंग्लिश कैसेट लगा दी थी। वो बेहद खुश था। फलक ने एक नज़र उसे देखा। एक इंसान से मोहब्बत हो जाए तो फिर उसके बाद बंदे के दिल में कुछ और नहीं आ सकता, और अगर अल्लाह से मोहब्बत हो जाए तो क्या फिर इंसान किसी और से मोहब्बत करने के काबिल रहता है? वो भी किसी इंसान से, वजूद से। ज़ात की चाह के बाद वजूद की तलब ख़त्म हो जाती है, और मेरे साथ बैठा हुआ ये शख्स ये बात कभी नहीं जान सकता कि अब मेरे लिए इसका होना ना होना एक बराबर हो गया है। मैंने ज़ात को चाहा था। ज़ात के बाद वजूद का कोई रंग आंखों को भाता है और ना ही दिल को कैद करता है। इस शख्स को गुमान है सब कुछ फिर पहले की तरह हो जाएगा। अल्लाह के आने के बाद ये कैसे हो सकता है? पहले मैं इसके साथ जिंदगी जीती थी, अब जिंदगी बसर करूंगी, और ये शख्स सारी उम्र इस खुशफहमी में रहेगा कि पहले की तरह अब भी मेरे लिए यही सबसे अहम है। मगर इसे क्या पता, मैंने दरवाजे को रास्ता रोकने नहीं दिया, कम से कम एक औरत का तो। वो गाड़ी की खिड़की से बाहर देखने लगी थी। जुदाई, बेबसी, तन्हाई, आंसू, किसी की आस, ख्वाहिश, इश्क ला हासिल, ये सब क्या है? जनून के रास्ते और बेनिशा मंजिल। सलमान अंसर अब गाने की ट्यून के साथ साथ सीटी बजा रहा था। खिड़की से बाहर सड़क को देखते हुए फलक का चेहरा आंसुओं से भीगने लगा था।